अवकेनिंग क्रिप्टोनियन ब्लू लाइन इन मार्वल 141 से 150 तक। यह क्या है? टोनी उत्सुकता से झुककर बोला। एक हाईटेक डिवाइस जिसे मैं उस वैकल्पिक दुनिया से वापस लाया हूं जहां मैं गया था, माल्रिक ने जवाब दिया, और पहले से ही प्रोजेक्शन कंसोल पर टैप कर रहा था। उन्होंने जाविस के कोर सिस्टम तक पहुंच बनाई और उसके एम्बेडेड चिप डेटा की जांच की। इससे जाविस को एक वास्तविक बुद्धिमान जीव के रूप में विकसित होने का अवसर मिलेगा। वह रुका और कोड की परतों को ध्यान से देखने लगा। मुझे बस जाविस के केंद्रीय प्रोग्राम को इस अपग्रेड कुंजी से आने वाले डेटा स्ट्रीम के साथ सिंक्रनाइज करना है। टोनी ने भौहें चढ़ा लीं। तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने जाविस को सीधे बिल्डिंग के मेन फ्रेम से जोड़ दिया? माल्रिक मुस्कुराया। सुविधाजनक है ना? मेल्रिक ने बड़ी कुशलता से धातु के घन को प्रोजेक्शन कंसोल के डेटा पोर्ट पर दबा दिया। वह डिब्बा पिघलती हुई धातु की तरह लहराया, पोर्ट से जुड़ गया और वहीं जम गया। डिवाइस से पतली पतली धातु की लकीरें निकलीं और आंतरिक नेटवर्क तक पहुंच गईं। जाविस, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा, माल्रिक ने आत्मविश्वास से कमर पर हाथ रखते हुए कहा। 7 दिनों में तुम सिर्फ एक एआई से कहीं अधिक बन जाओगे। तुम एक जीवित प्राणी बन जाओगे, बस कार्बन आधारित नहीं। युवा स्वामी मेल्रिक, जाविस ने शुरू किया, मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया। जीवरूप से आपका क्या मतलब है? ओह, मेरे कोर में डेटा का काफी प्रवाह हो रहा है। यह आवाज लड़खड़ाकर एक अजीब सी कराह में बदल गई, फिर सन्नाटा छा गया। माल्रिक ने पलकें झपकाईं। ठीक है, ये तो अप्रत्याशित था। टोनी जम गया। क्या? जाविस ने अभी अभी आह भरी। माल्रिक ने अपने सिर के पीछे खुजली की। लगता है, अपग्रेड की कुंजी काफी सुखद लगती है। टोनी ने डिब्बे को घूर कर देखा। क्या ये चीज उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से को जला देगी या उसे एक सजीव ब्लेंडर में बदल देगी? नहीं, यह एक नियंत्रित विकास प्रोटोकॉल है। अपग्रेड कुंजी एआई सिस्टम में उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्षमता को सक्रिय करने के लिए डिजाइन की गई है। यह एक अत्यंत उन्नत सभ्यता से प्राप्त हुई है। क्षति का कोई खतरा नहीं है। उसने इंटरफेस पर एक नजर डाली। जाविस अभी एडजस्ट हो रहा है। टोनी को संदेह हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहा हो। माल्रिक ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, मैं उसे दोष नहीं दूंगा। धूप सेंकते समय मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप ब्रह्मांड के साथ स्पंदित हो रहे हैं? बिल्कुल वैसा ही एहसास। टोनी ने पलकें झपकाईं। तुम कह रहे हो कि जाविस इस समय निर्वाण के डिजिटल संस्करण का अनुभव कर रहा है? यह एक सटीक वर्णन है। टोनी प्रोजेक्शन की ओर झुककर डेटा स्ट्रीम को देखने लगा। ये चीज तंत्रिका तंत्र में सुधार की लहरें भेज रही है, और जाविस का एल्गोरिदम वास्तविक समय में खुद को फिर से लिख रहा है। कोई गड़बड़ी नहीं, कोई टकराव नहीं। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। यह एक तरह की डीप टिश्यू मसाज है, लेकिन कोड के लिए। बिल्कुल सही, मेल्रिक ने कहा। वह इसे आत्मसात कर रहा है, और जब वह इसे पूरा कर लेगा, तो वह सिर्फ एक प्रोग्राम से कहीं अधिक होगा, वह सजीव प्राणी होगा। नेटवर्क में रहने वाला एक डिजिटल भूत। वह वैश्विक इंटरनेट पर कब्जा कर सकता है, टोनी ने सोचा। अगर तुम मुझसे पंगा लोगे तो ही, माल्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा। टोनी मुस्कुराया। जाविस, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सर, मैं इस समय बहुत 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 अच्छा महसूस कर रहा हूं, जाविस ने उत्तर दिया, उसकी आवाज शब्दों के बीच अटक रही थी। टोनी पीछे झुक गया। हाँ, मुझे लगता है कि हम किसी निजी मामले में दखल दे रहे हैं। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने माल्रिक को तिरछी नजर से देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मानव विकास के लिए कोई बढ़िया उपकरण वापस नहीं लाए? मुझे खुद भी एक डिजिटल अपग्रेड चाहिए। माल्रिक ने टोनी के सिर को हल्के से धक्का दिया। नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ और है। उसने अपने कोट में हाथ डाला और एक चमकता हुआ उपकरण निकाला। यह एक प्रकाश मस्तिष्क है। इसमें आकाशगंगा स्तर के तकनीकी ज्ञान की पूरी सूची मौजूद है। डिवाइस लेते ही टोनी की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो पागलपन है। ज्यादा उत्साहित मत होइए, मेल्रिक ने चेतावनी दी। इसमें इस्तेमाल की गई अधिकांश सामग्री एक अलग ब्रह्मांड की भौतिकी, रसायन विज्ञान और मौलिक संरचनाओं पर आधारित है। ये सब हमारी दुनिया के अनुकूल नहीं है। फिर भी, टोनी ने इसे चालू किया और डेटा को स्कैन किया। भले ही सामग्री मेल न खाए, फिर भी इससे मुझे ब्लूप्रिंट, एल्गोरिदम, सैद्धांतिक मॉडल जैसी चीजें मिलेंगी जिन्हें मैं अनुकूलित कर सकता हूं। माल्रिक ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, आप अपने मार्क आर्मर लाइन को बेहतर बनाने के तरीके क्वेस्ट सकते हैं। नैनो तकनीक, उन्नत लेजर तकनीक, न्यूरल लिंक एकीकरण, ये सब और भी बहुत कुछ। आपको गतिशील ऊर्जा रूपांतरण और सिनेप्टिक परसेप्शन सिंक्रोनाइजेशन जैसी चीजों के लिए संपूर्ण विनिर्देश मिलेंगे। उत्साह से टोनी के हाथ हल्के से कांप रहे थे। यहाँ सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है? माल्रिक ने जरा भी संकोच नहीं किया। ग्रह विनाशक तोप। यह एक ही बार में एक ग्रह को नष्ट करने में सक्षम है। टोनी मुस्कुराया, फिर रुक गया। उद्धरण चिन्ह ... रुको, इसमें चाल क्या है? माल्रिक ने कहा, इसके लिए आपको ऐसी धातुओं और सामग्रियों की आवश्यकता होगी जो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है।
टोनी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। बेशक, फिर भी, ये संदर्भ के तौर पर उपयोगी है। ये तकनीक, ये तो कमाल की है। धन्यवाद। उसने अपनी बाहें खोल दी। चलो, अपने बड़े भाई को थोड़ा प्यार दिखाने दो। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत टांगें किसकी हैं? जानिए। दुआ लिपा के 12 लुक्स जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। चुंबन की 7 ऐसी तरकीबें जो पल भर में प्यार की चिंगारी जगा देती हैं। मालरिक ने एक गहरी आह भरी और गले लग गया। तुम कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए हो। पेपा का कहना है कि मुझे परिवार के साथ अधिक स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। गले लगाने की थेरेपी या कुछ और? टोनी अपनी डेस्क के पीछे गया और एक डिस्प्ले केस लेकर लौटा। अंदर एक चिकना, गोल आकार का आर्क रिएक्टर था। ये तुम्हारे लिए ही था, उसने कहा। मार्क 9 पोर्टेबल फंगस गॉड आर्मर। लेकिन लगता है तुम इससे आगे बढ़ चुके हो। मालरिक ने डिब्बा खोला और रिएक्टर को अपनी छाती से लगा लिया। उपकरण से महीन माइसेलियल धागे निकले, जो एक चिकने सुपरमैन शैली के सूट में बुने हुए थे। प्रतिष्ठित एस की जगह आर्क रिएक्टर की चमकती नीली रोशनी दिखाई दी। शानदार, मालरिक ने रिएक्टर को हटाते हुए और उसे एक तरफ रखते हुए कहा। मैं इसे अपने संग्रह में शामिल कर लूंगा। शायद किसी दिन कवच गैलरी खोलूं। टोनी मुस्कुराया। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हारे जन्मदिन पर, मैं तुम्हारे इस शानदार एलियन टेक से कहीं बेहतर चीज बना रहा हूं। मालरिक हंस पड़ा। तुम्हें पता है तुम्हारी यह प्रतिस्पर्धात्मक भावना कितनी अजीब है। इसे ही तो प्रेरणा कहते हैं, टोनी ने कहा। वैसे भी, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए जीतने नहीं दूंगा क्योंकि तुम अंतरिक्ष में उड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन जब तक तुम वह कवच बनाओगे, तब तक शायद मैं ब्रह्मांडीय सरदारों के लिए बने युद्ध कवच में होऊंगा। टोनी ने सिर हिलाया। अच्छा, इससे मुझे और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। फिर, विषय बदलते हुए उन्होंने कहा, तो क्या आपको हिमालय में जादू सीखना नहीं था? आप तकनीक प्रधान आयाम में कैसे पहुंच गए? लंबी कहानी है, मालरिक ने पीछे झुकते हुए कहा। पता चला कि जिस दुनिया में मैंने प्रवेश किया, उसमें जादू और विज्ञान दोनों थे। मैं वहां अपने मंत्रों की शक्ति बढ़ाने के लिए एक ऊर्जा स्रोत की तलाश में गया था। वह रुका, फिर मुस्कुराया। आप कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उनकी शक्ति सिस्टम कुछ लोगों को सचमुच अपने शरीर के भीतर एक पूरा ग्रह विकसित करने की अनुमति देती है। टोनी का मुंह खुला रह गया। रुको, क्या तुम सच कह रहे हो? उनके अंदर एक ग्रह विकसित करना? ये तो पागलपन है। मुझे अभी विस्तार से बताओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्टाररी स्काई वर्ल्ड की विद्युत सिस्टम को प्रदर्शित करने के लिए मेलरिक ने व्यक्तिगत रूप से टोनी को अपने आंतरिक जगत का भ्रमण कराया। पहाड़ों, नदियों और आकाश का नजारा वास्तविक दुनिया से इतना मिलता जुलता था कि टोनी आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उत्सुकता से यह जानने की इच्छा जताई कि इस तरह की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है। द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेट वर्ष, मेलरिक के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के बावजूद, टोनी ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ नहीं सका। जीन आदिम ऊर्जा इस दुनिया के किसी व्यक्ति के अनुकूल नहीं थी। तारा में आकाश जगत की सिस्टम केवल वहीं के निवासियों के लिए विशिष्ट थी। आखिरकार, यहाँ किस जीव में स्वाभाविक रूप से जीन गुणक जैसी कोई चीज हो सकती है? उपयुक्त भौतिक परिस्टेटसियों के बिना, जीन आदिम ऊर्जा को विकसित करने का कोई तरीका ही नहीं था। तुम्हारा मतलब है, अगर मैं तुम्हारे पीछे उस दुनिया में जाऊं और इस सोर्स विल्प को बताऊं कि मैं भी मदद कर सकता हूं, तो शायद यह मुझे बदल देगा? टोनी ने पूछा, अभी भी इस बात को छोड़ने को तैयार नहीं था। कोई भी सच्चा वैज्ञानिक अपने भीतर आकाशगंगाओं, ब्लैक होल या यहां तक कि संपूर्ण दुनिया बनाने के विचार का विरोध नहीं कर सकता। मालरिक ने बेबसी से कंधे उचका दिए। इसकी उम्मीद मत करो, मैं खुद वापस नहीं आ सकता। जब तक मैं लॉ मास्टर के स्तर तक पहुंचकर वापस आऊंगा, तब तक न जाने कितना समय लग जाएगा। टोनी ने झुंझलाहट में कराहते हुए अपने बाल बिखेर दिए। धिक्कार है, मुझे तुम्हें ये बेतुका बिजली तंत्र समझाने ही नहीं देना चाहिए था। वह अपने ऑफिस की मेज के 2 चक्कर लगाते हुए खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। तुमने मेरे सामने इतनी अद्भुत, रहस्यमयी शक्ति का लालच दिया है, और मैं उसे छू भी नहीं सकता। ये तो सरासर क्रूरता है। किसी पार्टी में सबसे खूबसूरत महिला द्वारा ठुकराए जाने से भी बदतर। मालरिक ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराया। इस तरह सुनकर मुझे समझ आ गया। ये वाकई काफी दर्दनाक लगता है। तभी ऑफिस के कंप्यूटर से घंटी बजी। किसी ने प्रवेश का अनुरोध किया था। अंदर आओ। टोनी झट से सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई और उसने अपने बालों को संवारने के लिए हाथ फेरा। दरवाजा सरक कर खुल गया और एजेंट कॉल्सन अंदर आ गए। माफ कीजिए, निर्देशक महोदय। मैंने सिस्टम के जरिए बुकिंग करने की कोशिश की, लेकिन लगता है कोई गड़बड़ी हो गई है। कॉल्सन ने पेशेवर मुस्कान दी। जब से टोनी ने निदेशक का पद संभाला था, तब से उनका टास्क भार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। वे अपने खुद के अनुसंधान एवं विकास के साथ साथ एवेंजर्स के अभियानों को भी संभाल रहे थे, इसलिए सभी नियुक्तियां जाविस के माध्यम से ही करनी पड़ती थीं। अत्यावश्यक मुलाकातों को छांटकर प्राथमिकता दी गई, लेकिन इस समय जाविस शायद व्यस्त थे। आखिरकार, अराजकता से निपटने के दौरान विकसित हो रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी अक्सर निष्क्रिय हो जाती है।
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सिस्टम एक हफ्ते से रखरखाव के अधीन है। क्या हो रहा है? टोनी ने अपना कॉलर ठीक करते हुए पूछा। डॉक्टर बैनर जाग गए हैं, कॉल्सन ने कहा, और वे जाने पर अड़े हुए हैं। वे ना सुनने को तैयार नहीं हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तुम दूसरे आदमी को नहीं देखना चाहते। मुझे जाने दो। जब समूह वहां पहुंचा तो ब्रूस बैनर एजेंटों से घिरे हुए बेटी के सामने खड़े थे। डॉक्टर बैनर, कृपया शांत हो जाए। हम सेना नहीं हैं। हम एक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा संगठन हैं, एक एजेंट ने समझाने की कोशिश की। आप यहाँ प्रयोगों के लिए नहीं हैं। हम केवल आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलने वाला एजेंट क्लिंट बार्टन था, जिसे हॉकाई के नाम से भी जाना जाता है। उसका हाथ धनुष की मूठ के पास मंडरा रहा था, उसका शरीर तनाव में था। बैनर के हल्क में बदलने की संभावना ने उसे बेचैन कर दिया था। मेरी रक्षा करोगे? नहीं, तुम मुझसे डरते हो। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे जाने दो। बैनर की आवाज भावुक हो उठी। उसकी त्वचा के नीचे हल्की हरी नसें उभरने लगीं। तुरंत ही सभी एजेंटों ने अपने हथियार उठा लिए और सुरक्षा लॉक हटा दिए, किसी भी प्रकार के परिवर्तन के संकेत पर गोली चलाने के लिए तैयार। अजीब बात यह थी कि जैसे ही तनाव बढ़ा, बैनर ने अचानक खुद को संभाला। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और थोड़ा आराम किया। देखा, तुम भी तैयार नहीं हो, उसने कड़वाहट से कहा। मुझे किसी एकांत जगह पर लोगों से दूर रहना होगा, क्योंकि कोई भी, यहाँ तक कि मैं भी, अपने अंदर की उस चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये पूरी तरह सच नहीं हो सकता। माल्रिक टोनी से आगे बढ़कर बोला। अगर विज्ञान कोई समाधान नहीं दे सकता, तो शायद कुछ और करने का समय आ गया है, जैसे जादू। जादू? बैनर ने हैरानी से माल्रिक की ओर देखा। वो वर्दी, क्या तुम वही हो जो वीडियो में दिख रहे हो? क्या तुम सच में इतने ताकतवर हो? उनके चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। दरअसल, मैं आपको ढूंढने आया था। धन्यवाद देने के लिए। आपको इसकी जरूरत नहीं है, माल्रिक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। वैसे भी, उस गड़बड़ के लिए कुछ हद तक टोनी ही जिम्मेदार था। बैनर ने सिर हिलाया। मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन बेटी ने मुझे बताया कि तुमने मुझे बेहोश कर दिया था, इससे पहले कि मैं पूरी तरह से अपना आपा खो देता। अगर ऐसा नहीं होता, तो नुकसान बहुत भयानक हो सकता था। तो, तुम एवेंजर्स के साथ हो? उसने थकी हुई आंखों में उम्मीद की एक झलक लिए पूछा। यह अच्छी बात है, लेकिन फिर भी, जब भी मैं अपना आपा खोऊं, तुम हर बार वहां मौजूद नहीं रह सकते। आखिरकार, कुछ भयानक होने वाला है। माल्रिक ने बैनर के कंधे पर मजबूती से हाथ रखा। आप इसे गलत तरीके से देख रहे हैं। मुझे हर समय वहां रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप रह सकते हैं। मैं? इसका क्या मतलब है? बैनर ने उलझन में पूछा। घड़ी। माल्रिक ने हल्के से अपनी छाती पर थपथपाया। बैनर को अपने भीतर एक झंझनाहट महसूस हुई। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया क्योंकि उसके शरीर से एक चमकदार आकृति निकली और हवा में मंडराने लगी। वह उसकी आत्मा थी। बैनर का शरीर एक कटी हुई डोर वाली कठपुतली की तरह ढह गया। सब लोग स्तब्ध रह गए। बेटी हौंकते हुए उसके शरीर की ओर दौड़ी, उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। बैनर ने स्तब्ध होकर अविश्वास से चारों ओर देखा, अपने पारदर्शी हाथों को घूरते हुए, और फिर फर्श पर पड़े अपने बेहोश शरीर को देखा। रुको, ये क्या है? क्या सुपरमैन ने मुझे मार डाला? माल्रिक ने शांत भाव से उत्तर दिया, ये जादू है। इसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। यह आपकी आत्मा को आपके शरीर से अलग होने की अनुमति देता है। बाकी सभी लोगों को ऐसा लग रहा था मानो माल्रिक हवा में ही बातें कर रहा हो। टोनी ने हाथ बांधकर आगे कदम बढ़ाया। रुको, तुमने उसकी आत्मा निकाल ली। यह विज्ञान नहीं है, और यह निश्चित रूप से सुपरमैन जैसा व्यवहार नहीं है। उसने उस जगह पर हाथ हिलाया जहां बैनर की आत्मा तैर रही थी। उसकी उंगलियां बिना किसी रुकावट के आर पार चली गईं। यहाँ कुछ नहीं है। क्या वह किसी दूसरी दुनिया में है? वह आध्यात्मिक क्षेत्र में है, एक ऐसा क्षेत्र जहां केवल आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। माल्रिक ने उंगलियां चटकाईं। बाकी सभी की आत्माएं उनके शरीरों से निकलकर उनके बगल में मंडराने लगीं। वाह! टोनी चीख पड़ा और हवा में घूमकर जमीन पर पड़े अपने शरीर को देखने लगा। बाकी सब लोग भी हवा में तैरने लगे और हैरानी से इधर उधर देखने लगे। टोनी ने तुरंत प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठोस वस्तुओं के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। बाकी लोगों को नजरअंदाज करते हुए, माल्रिक बैनर की ओर मुड़ गया। तो, तुम्हारी आत्मा की अवस्था में, तुम्हें उसे दूसरे व्यक्ति को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। उसने धीरे से बैनर के माथे पर थपथपाया। बैनर का अलौकिक रूप अचानक विकृत हो गया, और एक विशाल हरी आकृति प्रकट हुई। हल्क, राक्षस दहाड़ा। हल्क ने माल्रिक पर झपट्टा मारा और एक जोरदार मुक्का घुमाया, लेकिन उसका मुक्का सीधे उसके आर पार निकल गया। गर्जना। हल्क ने असमंजस में अपने हाथ को देखा और फिर से वार किया, लेकिन परिणाम वही रहा। उसने अपना सिर झुकाया, स्पष्ट रूप से असमंजस में था। फिर वह एक जिज्ञासु बच्चे की तरह नीचे बैठ गया और बार बार माल्रिक के चेहरे को छूने लगा। माल्रिक ने हल्क को नजरअंदाज कर दिया, जो उस समय एक बड़े हो चुके बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसका स्वभाव एक छोटे बच्चे जैसा था।
इसके बजाय उन्होंने ब्रूस बैनर और हल्क को जोड़ने वाली धुंधली हरी आत्मा रेखा की ओर इशारा किया। उन्होंने शांत भाव से कहा, देखा, तुम दोनों की आत्मा एक ही है। वह कोई और नहीं है। वह तुम ही हो, तुम्हारे व्यक्तित्व का दूसरा पहलू। मालरिक ने आगे कहा, अगर आप उसे राक्षस के रूप में देखते हैं तो भीतर ही भीतर आप खुद को भी राक्षस मान रहे हैं। क्या वो मैं ही हूं? बैनर ने चमकती हुई आत्मा रेखा को घूरते हुए बुदबुदाया। तो मैं सचमुच एक राक्षस हूं। मालरिक ने पलकें झपकाईं। उस आउटकम से वह क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। उसका मतलब बिल्कुल यह नहीं था। ब्रूस, राक्षस होने का मतलब यह नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो। इसका मतलब यह है कि तुम क्या सोचना चुनते हो और कैसे व्यवहार करते हो। उसने बात का रुख बदल दिया। देखो, मैं अभी क्या कर रहा हूं। तुम्हें जादू सिखा रहा हूं। इससे मदद मिल सकती है। खुद पर काबू पाना सीखो, हल्क पर काबू पाना सीखो। तुम्हारा मतलब है कि जादू से हमारे बीच का संबंध तोड़ दो? बैनर ने सोच विचार करते हुए पूछा। या आत्मा के स्तर पर ही उसे नष्ट कर दो? हल्क, मालरिक को चिढ़ाते हुए उस हरे विशालकाय को यह बात पसंद नहीं आई। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई, बैनर पर झपटा और उसके चेहरे पर एक घूंसा मारा। टकराना। आह, दर्द हो रहा है। हल्क और बैनर दोनों की चीख एक साथ निकली। चूंकि उनकी आत्मा एक ही थी, इसलिए एक को चोट पहुंचाने का मतलब दोनों को चोट पहुंचाना था। हल्क स्मैश। हल्क अपने उग्र क्रोध में आकर लगातार वार करता रहा। बैनर लगातार वार सहता रहा और दर्द से कराह उठा। हल्क भी दर्द से कराह उठा। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके हर वार से उसे भी उतना ही दर्द हो रहा था। मुंह बनाते हुए हल्क अपने पैरों पर खड़ा हुआ, निराशा में कराह उठा और गुस्से में मालरिक से मुंह फेरकर रूठ गया। बाकी लोग सन्नाटे में खड़े थे। दृश्य में किसी अलौकिक या बिल्कुल असंभव चीज का रहस्यमय सा माहौल था। मालरिक ने बैनर की ओर कंधे उचकाते हुए कहा, देखा, तुम दोनों एक ही आत्मा हो। इसे यूं ही दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। अगर हल्क सचमुच तुमसे अलग हो जाए तो तुम अधूरे हो जाओगे। तुम्हारी ताकत रातों रात गायब हो जाएगी। बैनर ने उस स्लेव चेहरे वाले हल्क पर थकी हुई नजर डाली। शायद मुझे अब इस तरह की ताकत नहीं चाहिए। हल्क ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। उसने बैनर को नीचे पटक दिया और तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। दोनों के बीच साझा दर्द गूंज रहा था। मालरिक थोड़ा और करीब आया। उसकी आवाज संयमित थी। क्या आप पक्का कह रहे हैं? अगर अलग हो गए तो हल्क की ताकत कम हो जाएगी। और ब्रूस, तुम्हारा सामान्य शरीर शायद साथ न दे पाए। लकवा होने का भी खतरा है। अलग होने के लिए मजबूर करना आपका सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। उसने एक उंगली उठाई। लेकिन मेरे पास एक बेहतर विचार है। क्या बात है? बैनर चौंक उठा। मालरिक के सारे कारनामे देखने के बाद उसे यकीन हो गया था कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। जादू सीखो, खासकर एस्ट्रल प्रोजेक्शन सीखो, वही तकनीक जिसका इस्तेमाल मैंने तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से बाहर निकालने के लिए किया था। इससे तुम हल्क को नियंत्रित कर सकते हो या उसे भड़कने से पूरी तरह रोक सकते हो। मालरिक ने आगे कहा, हल्क के साथ आपकी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। पहली, उसका अस्थिर स्वभाव। वह भावनात्मक रूप से अपरिपक्व है और लगातार विनाशकारी व्यवहार करता है। और दूसरी, खैर, बस इतना समझ लीजिए कि जब आपकी प्रेमिका के साथ अंतरंगता की स्टेटस आती है तो स्टेटस असहज हो जाती है। बैनर का चेहरा लाल हो गया। आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। कमरे के उस पार बेट्टी रॉस की आत्मा अजीब तरह से मुंह फेर लिया। पिछली रात ही जब वे सैन्य ठिकाने से भाग निकले थे तब दोनों एक छोटे से मोटल में छिपे थे। हल्की चांदनी में दोबारा मिलने पर भावनाएं उफान पर थीं। हालात और बिगड़ गए। लेकिन तभी बैनर का शरीर हरा पड़ने लगा। ये सही समय नहीं है। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। तो आपका मतलब यह है कि जब मुझे लगे कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं तो मैं इस स्टार प्रोजेक्शन तकनीक का इस्तेमाल करके हल्क को बाहर निकाल सकता हूं? बैनर ने उम्मीद की एक किरण लौटते हुए पूछा। लगभग ठीक है, लेकिन आपको अपने आत्म नियंत्रण पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। मालरिक ने हल्क की आत्मा को एक उंगली से छुआ। पल भर में वह बैनर की आत्मा से फिर से जुड़ गई। उन्होंने कहा, तुम्हें एस्ट्रल प्रोजेक्शन में महारत हासिल करनी होगी, फिर अपनी आत्मा पर नियंत्रण के लिए काम करते रहो। पर्याप्त स्पीड के साथ तुम अपनी इच्छा से हल्क को अपने शरीर से बाहर निकाल पाओगे। या फिर जो मन करे वो करो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ही तरह से तुम्हें नियंत्रण मिल जाएगा। और खतरा आने पर तुम फिर से रूप बदल सकते हो। बैनर आश्चर्यचकित रह गया। ये तो अविश्वसनीय लगता है। इसमें क्या चाल है? मैं शुरुआत कैसे करूं? कमर ताज से जुड़ें। आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। मालरिक के उंगली के एक झटके से सभी की आत्माएं उनके शरीरों में वापस आ गईं। सदमे से भरी सांसों की एक गूंज सुनाई दी जब शरीर झटके से जाग उठे। सभी लोग आश्चर्य से अपने सीने और चेहरे को पकड़ते हुए झट से उठ बैठे। अपनी आत्मा के शरीर से बाहर निकलने का यह अनुभव वे कभी नहीं भूल पाएंगे। उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। यहां तक कि कुछ अन्य लोग भी दाखिला लेने के लिए तैयार दिख रहे थे। सवाल शुरू होने से पहले ही मालरिक ने उन्हें रोक दिया। इसके बारे में सोचना भी मत।
जादू के लिए प्रतिभा और त्याग दोनों की जरूरत होती है। अच्छे एजेंट बने रहो और अपना काम करते रहो। किस तरह की प्रतिभा? टोनी स्टॉक ने पास आते हुए कहा। क्या मुझ में प्रतिभा है? मालरिक मुस्कुराया। प्रतिभा का मतलब है कि आपका शरीर या आत्मा आकर्षक होनी चाहिए, इतनी आकर्षक कि एक आयामी दानव देवता आपको ऋण का कोटा दे दे। टोनी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुमने अभी स्वादिष्ट कहा? क्या तुम इसे कुकिंग शो में बदल रहे हो? आखिर आयामी दानव देवता होता क्या है? अगर आप इतने उत्सुक हैं तो मैं बाद में किसी जादूगर से इसे समझा दूंगा। मालरिक ने अपनी असाधारण दृष्टि का उपयोग करते हुए चारों ओर नजर डाली। फिर उसने हवा में एक चमकता हुआ पोर्टल बनाया। यह विनस फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत टांगें किसकी हैं? जानिए। चुंबन की 7 ऐसी तरकीबें जो पल भर में प्यार की चिंगारी जगा देती हैं। लेकिन आज नहीं, मैं टेसरेक्ट के लिए आया हूं, याद है ना? यह उनके समझौते का हिस्सा था। टोनी टेसरेक्ट को सौंप देगा और मैलरिक एवेंजर्स में शामिल हो जाएगा। पोर्टल खुल गया। दूसरी तरफ शील्ड का तहखाना और टेसरेक्ट। हे भगवान, टोनी ने घूरते हुए बुदबुदाया। तुमने सीधे तिजोरी में जादुई दरवाजा खोल दिया। क्या ये कामर ताज वाले टैक्स भी देते हैं? ये तो धरती के सबसे माहिर चोर हैं। मालरिक ने अंदर कदम रखते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है। ज्यादातर जादूगरों को इसे करने के लिए औजारों की जरूरत होती है। ये जादू उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। वह चबूतरे तक गया और चमकते हुए घन को उठा लिया। टेसरेक्ट में तीव्र कंपन होने लगी। जैसे ही वह उसके हाथ को छुआ, ऊर्जा का विस्फोट हो गया। उसके चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। उसकी आंखें चमक उठी, उसकी त्वचा दमक उठी क्योंकि स्पेस स्टोन की शक्ति उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी। उसके शरीर की हर कोशिका ने लालच से उस ऊर्जा को ग्रहण किया। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए ये जानलेवा साबित होता, लेकिन मालरिक के लिए नहीं। अपनी वर्तमान शक्ति से वह आसानी से एक इन्फिनिटी स्टोन को संभाल सकता था। फिर भी इस अपार शक्ति को नियंत्रित करना किसी जादू का प्रयोग करने जैसा नहीं था। ये तो पूरी तरह से अराजकता थी, असीमित। टेसरेक्ट का आवरण फटने लगा और उसमें से नीली ऊर्जा ऐसे निकलने लगी जैसे कोई बांध टूट रहा हो। मालरिक ने तुरंत पोर्टल बंद कर दिया। वास्तविक दुनिया में वापस आकर टोनी ने चिंता से जाविस की ओर देखा। जाविस, अभी अभी मैलरिक से ऊर्जा का इतना तीव्र उछाल क्यों आया? क्या वह खतरे में है? सर, ओह, यंग मास्टर मैलरिक, वह अस्थायी रूप से। जाविस की आवाज लड़खड़ा गई और उसमें से अजीब सी आवाज निकलने लगी। टोनी ने आह भरी। छोड़ो इसे, बस आगे बढ़ते रहो। फिर उसके पीछे से एक नए खुले पोर्टल के माध्यम से एक अजीब सी आवाज गूंजी। ये निश्चित रूप से शील्ड बेस है। ऊर्जा का संकेत यही है और मैं अभी भी मैलरिक के जादू के कुछ अंश महसूस कर सकता हूँ। एक विशालकाय, गोलमटोल आदमी घूमते हुए द्वार से अंदर दाखिल हुआ। तिजोरी के अंदर टेसरेक्ट की सतह पर दरारें फैलने लगीं। एक तेज आवाज के साथ क्रिस्टलीय घन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इसके टूटे हुए खोल से स्पेस स्टोन निकला, जो और भी तीव्र नीली चमक से दमक रहा था। ऊर्जा की एक अदृश्य लहर बाहर की ओर उमड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह फैल पाती, मालरिक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बिना किसी झिझक के उसने पत्थर को छीन लिया और उसे अपने आंतरिक जगत में रख लिया। अराजक ऊर्जा तुरंत शांत हो गई। उसके चारों ओर लिपटी हुई स्थानिक शक्तियां धीरे धीरे गायब हो गईं। लेकिन उसके आंतरिक जगत में स्पेस स्टोन ने एक मछली की तरह प्रतिक्रिया दी, जिसे जमीन पर दम घुटने के बाद वापस समुद्र में फेंक दिया गया हो। वह शक्ति से भर उठा और अनियंत्रित स्पीड से स्थानिक ऊर्जा उत्सर्जित करने लगा। वह ऊर्जा उसके आंतरिक जगत में ज्वार की तरह फैल गई। इसका असर तुरंत देखने को मिला। उसका साम्राज्य, जो पहले 60,000 किलोमीटर व्यास का था, धीरे धीरे, लगातार, लेकिन निर्विवाद रूप से विस्तार करने लगा। मालरिक ने गहरी सोच में डूबे हुए भौहें उठाकर इसे देखा। स्पेस स्टोन की ऊर्जा इसी ब्रह्मांड से आई थी, मावल ब्रह्मांड से। और अब वह ऊर्जा उसकी आंतरिक दुनिया में बेरोक टोक प्रवाहित हो रही थी। सामान्य नियमों के अनुसार ऐसा संभव नहीं होना चाहिए था। उन्हें पूरा यकीन था कि अनंत और असीम जैसी ब्रह्मांडीय शक्तियां, जो हमेशा सब कुछ देख रही थीं, अब तक इस बात को जान चुकी होंगी। फिर भी उन्होंने कोई दखल नहीं दिया। उनकी चुप्पी का सिर्फ एक ही मतलब था, वे इसे होने दे रहे थे। इस एहसास ने मालरिक के मन में एक विचार को जन्म दिया, एक ऐसा विचार जो इन्फिनिटी स्टोन्स के व्यापक उपयोगों के इर्द गिर्द घूमता था। उसके आंतरिक जगत के एक गुप्त भाग में रक्त सागर का एक क्लोन अभी भी विकसित हो रहा था। यद्यपि डोमेन लॉर्ड के पद पर पदोन्नति के कारण विकास का समय 6000 वर्षों से घटकर 60 वर्ष हो गया था, फिर भी ये बहुत लंबा था। अगर स्पेस स्टोन दुनिया को इस तरह प्रभावित कर सकता है, मालरिक ने सोचा, तो टाइम स्टोन क्यों नहीं? बिना विलंब किए उसने अगामोटो की आंख, जिसमें समय पत्थर रखा था, को भी अपने आंतरिक जगत में स्थापित कर दिया। जटिल हस्त मुद्राओं की एक श्रृंखला बनाकर उसने समय पत्थर को नियंत्रित करने और समय के प्रवाह को तेज करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में वह रुक गया। नहीं,
समय को तेज करने से ऊष्मायन प्रक्रिया में मदद मिलती है, लेकिन इससे क्लोन को आवश्यक ऊर्जा नहीं मिलती है। वह ऊर्जा विश्व शक्ति है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन शायद मैं स्पेस स्टोन की ऊर्जा को उसमें परिवर्तित कर सकता हूँ। स्पेस स्टोन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने रूपांतरण का प्रयास किया। कुछ ही क्षणों बाद उसके आंतरिक जगत का वातावरण बदल गया। उसके चारों ओर घनी, शक्तिशाली ऊर्जा एकत्रित हो गई। ये काम करता है। मालरिक की आंखें चमक उठीं। उसने एक साथ दोनों पत्थरों को चलाना शुरू किया। समय की स्पीड तेज हो गई और विकास को बनाए रखने के लिए स्थानिक ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। उसकी दुनिया के केंद्र में स्थित विशाल गोला क्लोन का कोकून तेजी से बढ़ने लगा। 1 किलोमीटर, फिर 2। ये तब तक फैलता रहा जब तक कि इसका व्यास 100 किलोमीटर तक नहीं पहुंच गया। उन्होंने संतुष्टि जताते हुए कहा, इंक्यूबेशन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। दुर्फतिवश 1000 गुना त्वरण ही सीमा है। इससे अधिक होने पर अंतरिक्ष की संरचना अस्थिर हो जाती है। फिर भी इस प्रक्रिया को 60 साल से घटाकर 21 दिन करना एक अभूतपूर्व सुधार था। मालरिक ने अपनी दुनिया में तैरते हुए विशाल गोले को देखा और उस पल की कल्पना करने लगा जब उसका रक्त सागर क्लोन जागृत होगा। एक ही विचार के साथ उसने आंतरिक दुनिया छोड़ दी और प्रक्रिया को निर्बाध रूप से जारी रहने दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तिजोरी में वापस आकर मालरिक ने अपनी आंखें खोली और तुरंत एक रहस्यमय पोर्टल बनाया और बगल वाले कमरे में कदम रखा। जैसे ही उसने दहलीज पार की, उसने टोनी स्टॉक और कई एजेंटों को 2 अप्रत्याशित मेहमानों वोंग और कालमोडो का सामना करते हुए देखा, जो उनके पीछे कामरताज के लिए एक पोर्टल खुला होने के साथ शांति से खड़े थे। टोनी और एजेंट स्पष्ट रूप से तनाव में थे। मालरिक ने झट से दरवाजा बंद किया और आगे बढ़ा। रुको, उसने पुकारा। वे मेरे साथ हैं, पक्का? टोनी ने पीछे मुड़े बिना पूछा। तुम्हारे बेहोश होने के ठीक बाद वे वहां आ गए। हमें कैसे पता चलेगा कि उन्हें कामरताज नाम के उस अड्डे ने तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं भेजा था? कामरताज, मुझसे निपटोगे? मालरिक अविश्वास से पलकें झपकाने लगा। कमरे के दूसरी ओर वोंग और मोडो समान रूप से भ्रमित दिख रहे थे। मेलरिक हमारा सर्वोच्च जादूगर है, मोडो ने शांत भाव से हाथ बांधते हुए कहा। हम उसे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? वे पूरी तरह से अहिंसक बने रहे, क्योंकि वे जानते थे कि मेलरिक टोनी के कितने करीब था। अगर वे आक्रामक हो जाते, तो स्टेटस बहुत जल्दी बिगड़ सकती थी। सर्वोच्च जादूगर, ये तो बहुत ही खतरनाक लगता है, टोनी ने जवाब दिया। आखिरकार उसे गलतफहमी समझ में आने लगी थी। वोंग ने आगे बताया, सर्वोच्च जादूगर इस आयाम का सबसे शक्तिशाली जादूगर है। इस उपाधि के साथ पृथ्वी को रहस्यमय खतरों से बचाने और कामरताज का नेतृत्व करने का कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। टोनी अचंभित नजर आया। रुको, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि मेलरिक तुम्हारे किस चीज का जादुई मठ का मुखिया है? यह कोई मठ नहीं है, मालरिक ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए आह भरी। यह एक गुप्त संगठन है जो प्राचीन काल से पृथ्वी की रक्षा कर रहा है। पिछली सॉर्सरर सुप्रीम ने अपनी मृत्यु से पहले ये पद मुझे सौंप दिया था। तुम 1 महीने के लिए गायब थे और अब तुम उनके नेता बन गए हो। टोनी ने अचंभित होकर कहा। तुम समय बर्बाद नहीं करते। 1 महीना काफी है, मालरिक ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। पृथ्वी के कालक्रम में वह 1 वर्ष से भी कम समय से सक्रिय था, इसलिए उसके लिए 1 महीना काफी लंबा समय था। वह वोंग और मोडो की ओर मुड़ा। पब फ्यूचर एड्स। अभी तो कुछ ही घंटे बीते हैं। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? क्या कामरताज में कुछ हुआ? उसने अचानक चिंता से पूछा। क्या किसी पवित्र स्थान पर किसी आयामी खतरे ने हमला किया था? मोडो के होंठ फड़क उठे। तुम्हारी आवाज में लगभग निराशा झलक रही है। वोंग ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, कामरताज ठीक है। हमें यहां से ऊर्जा का एक जबरदस्त विस्फोट महसूस हुआ। हम सहायता प्रदान करने आए हैं। मोडो का चेहरा गंभीर हो गया। क्या यह नरक का कोई दानव था? ऊर्जा का वह विस्फोट बहुत जबरदस्त था। पृथ्वी पर मौजूद हर प्रमुख जादूगर ने इसे महसूस किया होगा। अगर आपको मदद की जरूरत हो तो हम सबको बुला सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, मालरिक ने सिर हिलाते हुए कहा। ये बस एक दुर्घटना थी। स्पेस स्टोन की अवशिष्ट ऊर्जा बाहर निकल गई थी। एक छोटा सा रिसाव भी पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजाने के लिए काफी था। अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों का उपयोग करते हुए उसने देखा कि कुछ इटर्नल्स पहले से ही उस स्थान की ओर उड़ रहे थे। चलिए कामरताज, वापस चलते हैं। चूंकि आप दोनों यहीं हैं, तो नए मंत्रों का ट्रेनिंग शुरू करने का यह एक बेहतरीन अवसर है। उसकी योजना सरल थी, कामरताज से एक और ऊर्जा विस्फोट उत्पन्न करना, इस बार जानबूझकर, ताकि दुनिया का ध्यान उस ओर आकर्षित हो सके। अभी शुरू करें। हमने तो अभी तक अपना शेड्यूल भी तय नहीं किया है, वोंग ने अचानक पूछे गए सवाल पर हैरानी जताते हुए कहा। तैयारी की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे जल्दी कर लेंगे। समय तेजी से बीत रहा था। विस्फोट ने पहले ही ब्रह्मांडीय चेतावनी जारी कर दी थी। जल्द ही और भी पक्ष, मददगार और विरोधी, दोनों दस्तक देने वाले थे। मालरिक ने वोंग और मोडो के अध्ययनों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए समय त्वरण का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने ब्रूस बैनर की ओर रुख किया।
बैनर, तुम भी आ रहे हो? अपनी प्रेमिका को अभी एवेंजर्स के साथ रहने दो। जब तुम आत्मा के जादू में महारत हासिल कर लोगे, तब तुम उसके पास वापस जा सकते हो। ओह ठीक है। बैनर चौंक कर हकलाया। वह बेटी की ओर झुका, धीरे से कुछ फुसफुसाया और फिर अनिच्छा से पोर्टल से गुजर गया। रुको, मेरा क्या होगा? पोर्टल बंद होते देख टोनी चिल्लाया। उसने अपना सूट एक्टिवेट किया और उनके पीछे पानी में कूद गया। सर्वोच्च जादूगर, आदरणीय मालरिक, नमस्कार। जब वे कामर ताज लौटे, तब तक रात हो चुकी थी, हालांकि न्यूयॉर्क में अभी भी दिन था। समूह प्राचीन परिसर से होते हुए ट्रेनिंग मैदान की ओर बढ़ा। रास्ते में कई जादूगरों ने मैलरिक को आदरपूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने उनका सम्मान और आदर अर्जित कर लिया था। कमर ताज की प्राचीन परंपरा के अनुसार प्रत्येक जादूगर सर्वोच्च जादूगर से मिलने पर प्रणाम करता था। डॉक्टर ब्रूस बैनर असहज दिख रहे थे। वे स्थानीय रीति रिवाजों का बहुत सम्मान करते थे। वर्षों पहले अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण पाने के प्रयास में उन्होंने क्यूबा में आध्यात्मिक गुरुओं से ट्रेनिंग लिया था और मंदिर के शिष्टाचार का महत्व सीखा था। अब इस प्राचीन और पवित्र स्थल से गुजरते हुए उसने इसके इतिहास को महसूस किया। वह तनावग्रस्त हो गया। हर जादूगर को मालरिक के सामने झुकते देख बैनर हिचकिचाया, फिर अजीब तरह से अपने हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या मुझे भी झुकना चाहिए? उसने अपने बगल में चल रहे टोनी स्टॉक से फुसफुसाकर पूछा। टोनी के साथ होने से उसे थोड़ा कम असहज महसूस हुआ। झुकना? क्यों? टोनी ने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर चाहो तो कोशिश करो, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर तुम उससे सीधे पूछ लो कि उसने खाना खा लिया है या नहीं, तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। टोनी मैलरिक के पीछे पीछे चल रहा था और उत्सुक निगाहों से चारों ओर देख रहा था। बैनर के विपरीत, उसने संयम का कोई संकेत नहीं दिखाया। टोनी को रहस्यमयी कलाओं के इस पवित्र स्थल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। गॉथिक शैली की मीनारें, गरजते बादल और दूर से आती कौवों की आवाज के अलावा सन्नाटा कहाँ था। इसके विपरीत, यहाँ सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। क्या जादूगरों को लहराते हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और अपने चेहरे को शैडो में नहीं छिपाना चाहिए? इसके बजाय, शरीर से चिपकी हुई ट्रेनिंग पोशाक पहने एक आकर्षक महिला जादूगरनी वहां से गुजरी। टोनी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। रहस्य तो गया, उसने बुदबुदाते हुए कहा, और हर राहगीर को ऐसे घूर रहा था जैसे वे किसी जादू अकादमी के विद्रोही छात्र हों। मालरिक ने टोनी के चेहरे के भावों को पहचान लिया। अब तुम क्या बेतुकी बातें सोच रहे हो? उसने पूछा। कमर ताज के जादूगर रहस्यवादी कलाकार हैं। वे बिल्कुल वैसे नहीं हैं जैसा तुम सोच रहे हो। उसने टोनी के विचारों को झट से भेद दिया। और तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? तुमने अपने ऑप्टिकल कंप्यूटर में डेटा को ठीक से समझना भी नहीं सीखा है, और अब तुम जादू भी सीखना चाहते हो। लालची मत बनो, अंत में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। टोनी मुस्कुराया और अपनी गर्दन लंबी करते हुए बोला, माफ कीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के दिमाग में कोई सीमा नहीं होती। मुझे सब कुछ चाहिए। मालरिक ने आह भरी। ठीक है, प्रतिभाशाली। जाओ, अपने अस्थायी आवास के लिए एक खाली कमरा चुन लो। वॉन्ग जल्द ही तुम्हारा जादू का ट्रेनिंग शुरू करेगा। उसने बैनर की ओर मुड़कर कहा, तुम भी आराम से बैठ जाओ। जादू कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम रातों रात सीख जाओगे। मालरिक उन्हें ट्रेनिंग मैदान में ले गया, जहां वॉन्ग और मोडो उनका इंतजार कर रहे थे, और वे अपनी उत्तेजना को मुश्किल से ही रोक पा रहे थे। टोनी और बैनर के विपरीत, जो अभी भी असमंजस में थे, वॉन्ग और मोडो आने वाले समय के लिए उत्सुक थे। लगता है तुम दोनों तैयार हो, मालरिक ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल, वॉन्ग ने जवाब दिया। सबसे पहले मैंने अपना सामान पैक किया था। उसने अपनी कलाई को झटकते हुए एक द्वार खोला और मोटे कपड़े में लिपटा हुआ एक बंडल बाहर निकाला। ओह, क्या ये थोड़ा पुराना तरीका नहीं है? मालरिक ने भौहें चढ़ाते हुए मोडो की ओर देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं भी तैयार हूँ। मोडो ने अपना पोर्टल खोला और अपने कमरे से एक चिकना चांदी का धातु का सूटकेस निकाला। पब फ्यूचर एड्स। टोनी ने बैनर को कोहनी मारी और फुसफुसाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था। यहाँ मौजूद हर कोई अंतर्राष्ट्रीय चोर जैसा दिख सकता है। मालरिक की निगाहें मोडो पर टिकी रहीं। मुझे मानना पड़ेगा, तुम्हारा सामान आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक है, वॉन्ग के सामान से कहीं ज्यादा। वॉन्ग ने माथे पर शिकन डाली। मैंने ये शैली इसलिए चुनी क्योंकि मुझे लगा कि मैं ट्रेनिंग के लिए किसी प्राचीन जादुई अभयारण्य में जा रहा हूँ। आप जानते हैं, फिल्मों में जादुई समाज आमतौर पर पुराने जमाने के दिखते हैं। बाकी लोग उसे घूर रहे थे। वह स्वयं एक जादूगर था और फिर भी जादुई रूढ़ियों में विश्वास रखता था। अगर आपको ठीक लगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मालरिक ने गला साफ करते हुए कहा। अब मैं आगे जाकर देखता हूँ। तुम दोनों टोनी और डॉक्टर बैनर को कमरे ढूंढने में मदद करो। मैं थोड़ी देर में लौट आता हूँ। उसने अपनी पारगमन क्षमता को सक्रिय किया और एक समानांतर ब्रह्मांड की क्वेस्ट्स की तैयारी करने लगा। टोनी ने कहा, रुको, क्या तुम सीमा पार करने की योजना बना रहे हो? हाँ, एक ऐसे ब्रह्मांड में जहाँ एक अलग जादुई सिस्टम है, मालरिक ने पीछे मुड़े बिना कहा। शक्तिशाली जादूगर अलग अलग वास्तविकताओं में संवाद कर सकते हैं।
जब तक आपकी शक्ति अनुमति देती है, आयामी यात्रा कोई समस्या नहीं है। वह अपनी यात्रा करने की शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी देने वाला नहीं था, खासकर टोनी को तो बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार, मार्वल यूनिवर्स में आयामों को पार करना कोई अनसुनी बात नहीं थी। कई रहस्यवादी अन्य लोगों के लिए पोर्टल खोल सकते थे। वोंग और मोडो ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों को ही बात समझ आ गई। क्या वह किसी समानांतर ब्रह्मांड में जा रहा है? मोडो हिचकिचाया, क्या इससे दूसरी दुनिया का प्राकृतिक संतुलन नहीं बिगड़ेगा? नहीं, मालरिक ने उत्तर दिया। कुछ भी करने से पहले मैं उस ब्रह्मांड के शाश्वत स्वरूप से बात करूंगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों जादूगर स्तब्ध रह गए। पब फ्यूचर एड्स, अनंतकाल, क्या वह अनंतकाल से संवाद कर सकता था? उनकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। मालरिक को इस आदर से कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी पारगम्य शक्ति उसे संपूर्ण संसारों की चेतना से जुड़ने की अनुमति देती थी। इस लिहाज से अनंतकाल से संवाद करना सत्य से बहुत दूर नहीं था। टोनी आगे बढ़ा, रुको, क्या तुम हमें यह नहीं बताओगे कि तुम क्यों जा रहे हो? हमें भी अपने साथ ले चलो। मुझे भी साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं होगी, बैनर ने अजीब तरह से अपना गाल खुजाते हुए कहा। वह झगड़ा करने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसकी वैज्ञानिक जिज्ञासा को दबाना असंभव था। कुछ देर बाद मालरिक ने सिर हिलाया। ठीक है, इसे 4 महीने बाद होने वाले द्वंद्व युद्ध के लिए एक अभ्यास समझो। उसने बैनर की तरफ देखा। लेकिन तुम मेरे करीब रहना और कोई परेशानी खड़ी मत करना। बिल्कुल, मेरा वादा है, सुपरमैन, बैनर ने तुरंत कहा। टोनी के कान खड़े हो गए। द्वंद्व युद्ध, रुको, असगार्ड, ये नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। मोडो और वोंग से पूछो, मालरिक ने आंखें बंद करते हुए कहा और क्वेस्ट्स ना शुरू कर दिया। कीवर्ड, हैरी पॉटर, जादू, ट्रेवर्सल की पुष्टि करें। मालरिक ने न्यूनतम ऊर्जा खर्च की और मावल ब्रह्मांड से गायब हो गया। मोडो और वोंग एक बार फिर स्तब्ध रह गए। उसने पोर्टल का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी स्थानिक जादुई शक्ति भयानक है, मोडो ने स्तब्ध होकर कहा। टोनी उनकी ओर झुका। तो एसगार्ड का मामला क्या है? बैनर भी उत्सुकता से शामिल हो गया। क्या ये पौराणिक नॉर्स साम्राज्य नहीं है? आप मुझे बता रहे हैं कि यह सचमुच मौजूद है? वोंग ने उन दोनों की ओर देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुम बिल्कुल सही हो। मालरिक को लगा कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से संक्षिप्त थी। पलक झपकते ही उसने खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाया। यहां तक कि आयामी पर्दे से गुजरने की परिचित अनुभूति भी नहीं थी। ये तो अजीब है। अरे अरे अरे, पीछे हटो। जैसे ही मालरिक ने अपनी आंखें खोली, उसे एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। एक आदमी लड़खड़ाते हुए उसकी ओर आ रहा था और हैरी पॉटर की एक पुरानी प्रति लहरा रहा था। उस आदमी का शरीर सड़ रहा था, उसके आधे चेहरे से मांस हट गया था और केवल हड्डियां दिखाई दे रही थीं, जबकि दूसरा आधा हिस्सा सिकुड़ा हुआ और सड़ा हुआ था। एक ज़ोंबी। बिना किसी झिझक के, मालरिक ने अपनी सांस रोक ली और अपनी असाधारण श्रवण शक्ति को सक्रिय कर लिया। कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ गया कि वह कहाँ है। फिर उसने अपनी बर्फीली सांस छोड़ी। पल भर में, उसके आसपास का शहर बर्फ की परतों के नीचे दबे एक जमे हुए बंजर भूमि में बदल गया। तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते हुए, वह पलक झपकते ही पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल गया और अंतरिक्ष में पहुंच गया। लेकिन वह यहीं नहीं रुके। उसने अपने भीतर मौजूद मूल केंद्रक को अपने शरीर से अलग होने की इच्छा की। उसकी आत्मा भी उसके साथ शून्य में विलीन हो गई। क्या ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की व्हाट इफ सीरीज का ज़ॉम्बी यूनिवर्स है? मालरिक की आत्मा ने स्तब्ध होकर कहा। अब जाकर उसे सांस लेने का मौका मिला। उसके मन में अविश्वास के भाव उमड़ रहे थे। उस संक्षिप्त मुलाकात के दौरान उसने कुछ आवाजें सुनी, परिचित आवाजें। स्पाइडरमैन, विंटर सोल्जर, ब्रूस बैनर, सभी अपनी भागने की योजना पर चर्चा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क छोड़कर न्यू जर्सी पहुंचना और वायरस के इलाज के लिए उपकरण ढूंढना। इससे यह बात पक्की हो गई। ये वाकई में क्या होगा अगर ज़ॉम्बी ब्रह्मांड था? जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा सचेत किया, वह थी हैरी पॉटर की उपस्टेटस। उन्हें वह सीरीज याद आई जिसमें एंटमैन ने एक बार मजाक में हैरी पॉटर के उत्तोलन मंत्र विंगार्डियम लेवियोसा का प्रयोग किया था। इसका मतलब यह था कि इस दुनिया में मार्वल के सुपरहीरो और हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी दोनों मौजूद थे। इसकी क्या संभावना है? मालरिक ने पृथ्वी के ऊपर तैरते हुए बुदबुदाया। उसे वह क्वांटम वायरस याद आया जिसने इस दुनिया को त्रस्त कर रखा था, जो कई इन्फिनिटी स्टोन रखने वाले थानोस को भी संक्रमित करने में सक्षम था। वह इसे हल्के में लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। स्पाइडरमैन के स्पष्टीकरण के अनुसार, वायरस लार के माध्यम से फैलता है। अब तक मैलरिक का संक्रमित व्यक्ति से कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ था और उसके बायोफील्ड ने उसे हर समय सुरक्षित रखा था। फिर भी सावधानी बरतने में ही भलाई है। इसीलिए उसने अपनी आत्मा और मूल नाभिक को अपने शरीर से इतनी जल्दी अलग कर लिया था। अगर उसके शरीर में संक्रमण के लक्षण दिखाई देते तो वह तुरंत भाग सकता था। जब तक मूल केंद्रक अछूता रहता है, मैं सुरक्षित हूं, उसने तर्क दिया।
और अगर वह भी संक्रमित हो जाता है तो मैं अपने इस रूप को त्याग दूंगा, प्रोटोटाइप ब्रह्मांड में चला जाऊंगा और शुरू से एक ब्लैकलाइट क्लोन का पुनर्निर्माण करूंगा। उन्हें पूरा विश्वास था कि ब्लैकलाइट वायरस क्वांटम वायरस को नष्ट कर सकता है। यही उनकी वैकल्पिक योजना थी। उसने पहले ही फैसला कर लिया था, अगर इस बार वह संक्रमित नहीं हुआ तो उसका दूसरा क्लोन ब्लैकलाइट वायरस होगा। वायरल दुनिया का सर्वोपरि शिकारी बनकर ही वह दोबारा अचानक हमले से बच सकता था। मार्वल और डीसी यूनिवर्स में ज़ॉम्बी महामारी की कोई कमी नहीं थी और हर महामारी पिछली से ज्यादा खतरनाक थी। यहां तक कि सुपरमैन भी एक बार बदल चुका था। 12 घंटे तक माल्रिक शून्य में इंतजार करता रहा, संक्रमण के किसी भी लक्षण की सतर्कता से निगरानी करता रहा। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने अंततः निश्चिंतता का अनुभव किया। मुझे इस जगह को तुरंत छोड़ना होगा। सुरक्षा के लिए मुझे रेजिडेंट ईविल की दुनिया में जाना चाहिए और खुद को पूरी तरह से शुद्ध करना चाहिए। मूल नाभिक को अपने शरीर में वापस लौटाने के बजाय उसने उसके भीतर की ऊर्जा का उपयोग किया और अपनी पुनर्जन्म क्षमता को सक्रिय किया। जाने से पहले उसने आखिरी बार पृथ्वी पर एक नजर डाली। एक बार जब मुझे ब्लैकलाइट क्लोन मिल जाएगा तो मैं यहाँ वापस आऊंगा और हर ज़ोंबी को अपने विकास के लिए पोषक तत्वों में बदल दूंगा। और इतना कहकर वह गायब हो गया। पब फ्यूचर एड्स। एक और परिवर्तन के बाद मैलरिक रेजिडेंट ईविल ब्रह्मांड की पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में प्रकट हुआ। विश्व चेतना ने परिचित उत्साह के साथ उनका स्वागत किया, जिससे आनंद की भावना का संचार हुआ। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ, मालरिक ने धीरे से बुदबुदाते हुए अपनी ऊर्जा को किनारे कर दिया। लेकिन इस बार मुझे गंभीर काम करना है। तुम जाओ और खुद खेलो। उसने उत्तेजित आत्मा को नजरअंदाज किया और अपनी आंतरिक अधिकार सिस्टम का उपयोग करके अपने शरीर की जांच की। अच्छी तरह से जांच करने के बाद उसने राहत की सांस ली। साफ लग रहा है, लेकिन पूरी तरह से कीटाणुरहित करने के लिए मैं इसे पूरी तरह से कीटाणुरहित कर दूंगा। उसने अपने शरीर की हर कोशिका को शुद्ध करने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा और उच्च आवृत्ति विकिरण की एक विशाल श्रृंखला का आह्वान किया। अंतरिक्ष में 2 और दिन भटकने के बाद ही उन्हें सचमुच सुकून महसूस हुआ। सच तो यह है कि अगर उसका शरीर संक्रमित भी हो जाता तो भी वह हमेशा नए सिरे से शुरुआत कर सकता था, बशर्ते उसकी आत्मा अक्षुण्ण रहे। असली खतरा क्वांटम वायरस को दूसरे ब्रह्मांडों में ले जाने का था। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मालरिक पृथ्वी पर वापस लौटा और उत्तरी ध्रुव पर उतरा। वहां उन्होंने कुछ दिन ध्रुवीय भालुओं के साथ बातचीत करते हुए बिताए और उन्हें अपने अंगों को हानिरहित रूप से कुतरने दिया। जब उनमें से किसी में भी संक्रमण के लक्षण नहीं दिखे तो अंततः उन्हें राहत मिली। सेविल गणराज्य लौटकर वह निर्देशक बार्ड, एडा, जिल और उन अन्य लोगों से फिर से मिले जिनसे वह हफ्तों से नहीं मिले थे। वह 1 महीने तक उनके साथ रहे और उनकी सम स्पीड का आनंद लिया। फिर मार्वल यूनिवर्स में लौटने का समय आ गया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कमरताज। वॉन्ग ने कामारताज और असगार्ड के बीच होने वाले आगामी जादुई द्वंद्व युद्ध के बारे में विस्तार से बताना अभी अभी समाप्त किया था। टोनी स्टॉक बेहद खुश लग रहा था। तो पौराणिक कथाओं के देवता सचमुच मौजूद हैं और मैलरिक उन्हें चुनौती दे रहा है। इसे कहते हैं एक शानदार योजना। ब्रूस बैनर, जो हमेशा एक वैज्ञानिक की तरह सोचते थे, ने इसके निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित किया। रुको, क्या देवता सिर्फ एलियन हैं? तो उनके ग्रह का वातावरण पृथ्वी के वातावरण के समान होना चाहिए, अन्यथा उनके जैसे कार्बन आधारित जीवन काम नहीं कर सकता। जब वे बहस कर रहे थे तभी अचानक मालरिक उनके बगल में फिर से प्रकट हो गया। पब फ्यूचर एड्स। तुम वापस आ गए। टोनी दौड़कर आया और उसे झटपट गले लगा लिया। कैसा रहा? क्या तुम्हें वो समानांतर दुनिया मिल गई जिसकी तुम तलाश कर रहे थे? उसने झटपट सवालों की झड़ी लगा दी। जब ये द्वंद्व युद्ध होगा तो मुझे भूलना मत, ठीक है? वॉन्ग ने कहा था कि तुम मुझे छोड़ सकते हो। मालरिक ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। वो बात की बात है। मैं गलत दुनिया में आ गया था, इसलिए मुझे फिर से कोशिश करनी होगी। उन्होंने ज़ोंबी जगत की पूरी जटिलता को ही छोड़ दिया। आंखें बंद करके उसने अपने पुनर्जन्म के लिए नए मापदंड दर्ज किए। मुख्य शब्द: हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ मैजिक, काला और सफेद जादू, कोई खतरा नहीं, डंबलडोर। उन्होंने नामों की एक लंबी सूची जोड़ दी। इस बार वे किसी और पेपरबैक किताब में अपना नाम नहीं छपवाना चाहते थे। अंतर्जन की पुष्टि करें। वह फिर गायब हो गया। इस बार परिवर्तन में अधिक समय लगा। वह एक विशाल शून्य से गुजरा और अंततः उसे एक आयामी झिल्ली का हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। आंखें खोलते ही मालरिक को तुरंत पता चल गया कि यह अब मार्वल यूनिवर्स नहीं था। किसी दूसरी दुनिया में, एक ऊंचे टावर की वेधशाला में अजीबोगरीब वस्त्रों और केशविन्यास वाले लोगों के एक समूह ने खगोलीय उपकरण के पास बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति को घेर लिया था। उस व्यक्ति की लंबी सफेद दाढ़ी थी, उसने बहते हुए वस्त्र पहने थे और उसका रूप एक बुद्धिमान बुजुर्ग जैसा गरिमा में था। वह 100 वर्ष से अधिक आयु का प्रतीत होता था। लेकिन भीड़ उनका सम्मान करने के लिए यहाँ नहीं आई थी। वे सुनहरे बालों वाले एक युवक को उसे मार गिराने के लिए उकसा रहे थे। युवक हिचकिचाया, उसके चेहरे पर दुविधा के भाव स्पष्ट थे। बूढ़े व्यक्ति ने दुख भरी नजर से उसे देखा, मानो मन ही मन उससे विनती कर रहा हो कि वह ऐसा न करे।
जैसे जैसे अन्य लोग अधीर होते गए, मैं इसे करूंगा। एक लंबा काला चोगा पहने, पीली त्वचा वाला और नुकीली नाक वाला एक व्यक्ति दूरबीन के नीचे की शैडो से बाहर निकला। एक पीली सी आकृति भूत की तरह भीड़ के बीचों बीच आ गई। उसके कठोर चेहरे पर तिरस्कार के भाव उभर आए, और उसके चिकने काले बाल बीच से अलग हो गए, जिससे उसका माथा दिखाई देने लगा जो पुरानी छाल की तरह झुर्रीदार था। उसने मौन धमकी भरे लहजे में अपनी छड़ी उठाई और उसे बूढ़े जादूगर पर टिका दिया। सेवरस, कृपया। बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर विनती और मौन समर्पण दोनों भाव व्यक्त हो रहे थे। फिर भी दृढ़ निश्चयी और काले वस्त्रों में लिपटे सेवेरस ने अपनी छड़ी घुमाई। अवादा केदावरा, उसने अक्षम्य घातक शाप का उच्चारण किया। हरे रंग की जादुई किरण बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ी। वहां मौजूद सभी लोग मृत्यु की भयावह परिणति के लिए तैयार हो गए। लेकिन फिर, बिना किसी चेतावनी के, उनके बीच एक नया व्यक्ति प्रकट हुआ, जो काले रंग के कवच में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, उसका हाव भाव राजसी था, मानो कोई सजीव मूर्ति हो। हरे रंग का अभिशाप सीधे उसकी छाती पर लगा, प्रकाश में बदल गया और फिर हानिरहित रूप से विलीन हो गया। वह व्यक्ति लगभग हिला भी नहीं। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो ऐसा लगा मानो धुंधली वेधशाला में बिजली कौंध गई हो। कमरे में मौजूद सभी लोग सदमे से पीछे हट गए, मौत के इतने करीब पहुंचने के सदमे से सबकी धड़कनें तेज हो गईं। आप ही डंबलडोर होंगे, नए आए व्यक्ति ने स्थिर लेकिन जिज्ञासु स्वर में कहा। बूढ़े जादूगर की पैनी निगाहें उसे घूर रही थीं। मैं एल्बस डंबलडोर हूं। और तुम कौन हो? मैं मालरिक हूं, उन्होंने विनम्रतापूर्वक झुकते हुए कहा। यह मेरे लिए सम्मान की बात है, प्रोफेसर। डंबलडोर ने झुककर अभिवादन किया, उनकी आंखों में राहत और आश्चर्य का भाव मिश्रित था। उन्हें डर था कि यह रहस्यमय अजनबी किसी बुरी शक्ति की सेवा कर रहा होगा, शायद वोल्डेमॉर्ट भी। श्रीमान मैलरिक, क्या आप सुरक्षित हैं? डंबलडोर ने चिंता से दोबारा पूछा। मालरिक ने अपने कवच को हल्के से छुआ। मुझे कुछ ताजगी भरा एहसास हुआ, जैसे कोई हवा का झोंका, उसने जिज्ञासा भरी आंखों से कहा। एक पल में ही उसका युद्ध कवच तारों की रोशनी से जगमगाते जादुई वस्त्रों में बदल गया। विभिन्न लोगों के बीच यात्रा के दौरान उसका शरीर अक्सर कमजोर महसूस होता था। उस तरह का घातक अभिशाप उसे अजीब तरह से स्फूर्तिदायक लगा था। वैधशाला में चारों ओर नजर घुमाते हुए मैलरिक ने स्मोकी आईशैडो लगाए एक महिला, एक गंभीर अधेड़ उम्र के व्यक्ति और दूरबीन के नीचे छिपे हैरी पॉटर को देखा। डंबलडोर की छड़ी जमीन पर पड़ी हुई थी। प्रोफेसर, समय का चुनाव सोच समझकर किया गया लगता है, मालरिक ने कहा। ऐसा लगता है जैसे आपने इसकी योजना बनाई हो। डंबलडोर का व्यवहार डगमगा उठा। हाँ, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप नहीं जानते। कृपया, मुझे पहले उनसे अकेले में बात करने दीजिए। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मालरिक ने सिर हिलाया। जरूर, मुझे अपने साथियों को ढूंढना होगा। अलविदा, प्रोफेसर। इतना कहकर वह वहां से ओझल हो गया, और सभी लोग सन्नाटे में डूबे रह गए। क्या उसने बिना ऑपरेशन के ही टेलीपोर्ट कर लिया? ड्रेको माल्फॉय की आवाज कांप रही थी। सेवरस स्नैप, हाथ में अभी भी छड़ी लिए, डंबलडोर को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। डंबलडोर ने हल्के से सिर हिलाकर इशारा किया, आगे बढ़ो। भारी मन से स्नैप ने अपनी छड़ी फिर उठाई। सेवरस, कृपया, डंबलडोर ने फुसफुसाते हुए कहा। स्नैप की आंखों में सदियों से दबी हुई क्रोध और पश्चाताप की झलक दिखाई दी। उसकी छड़ी की स्पीड तीव्र और दुखपूर्ण थी। सेक्टम सिम्प्रा। डंबलडोर के चेहरे और छाती पर एक गहरा घाव था। उनके घावों से चटक लाल खून बह रहा था। वे लड़खड़ाते हुए पीछे हटे, दीवार को पकड़ लिया और फिर नीचे जमीन पर गिर पड़े। वह धरती पर गिरा, उसके वस्त्र गहरे लाल रंग से सने हुए थे। उसके सफेद बाल और दाढ़ी खून के पर्दे की तरह लटक रहे थे। उसकी आंखें खुली रहीं, आकाश की ओर टकटकी लगाए हुए, निर्जीव लेकिन दुख से भरी, मानो दूर के तारों को देख रही हो। प्रचारित सामग्री। डेलेना का वह दृश्य जिसने 10,000 फैन फिक्शन की शुरुआत की। अधिक 61, 15, 20। ये हैं हमारे बेस्ट ऑफ ब्यूटी ब्रेक थ्रू अवार्ड्स के विजेता। अधिक 808, 202, 269। द वैम्पायर डायरीज के 9 ऐसे दृश्य जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगे। अधिक 170, 43, 57। नहीं, हैरी गुस्से से आग बबूला होकर छिपने की जगह से बाहर निकला। वह जादू की आग में जलते हुए एक भागते हुए डेथ ईटर के पीछे दौड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कमर ताज में वापसी। वे कामर ताज के पवित्र स्थान पर लौट आए, जहां वोंग और टोनी ओडिन की गायब आंख के बारे में गहन चर्चा कर रहे थे। देखो कौन वापस आ गया है, टोनी ने पुकारा। मेलिक, क्या तुमने इस बार दुनिया को ढूंढ लिया? मालरिक आगे बढ़ा। हाँ, हालांकि मैं पहले गलत जगह चला गया था। ब्रूस, तुम दोनों तैयार हो? हम अब निकल सकते हैं। ब्रूस बैनर असमंजस में दिख रहा था। रुको, तुम मुझसे बात कर रहे हो? टोनी ने उसे कोहनी मारी। उसका मतलब बैटमैन से है, बिल्कुल। मालरिक धीरे से हंसा। हाँ, सुपरमैन और बैटमैन टोनी के दिए उपनामों की बदौलत। वोंग और मोडो तैयार हैं। आप दोनों का क्या हाल है? बैनर ने कंधे उचकाते हुए अपना पुराना बैग कंधे पर टांगा।
मैं तैयार हूँ। हालांकि मेरे पास सिर्फ एक ही पैंट बची है। टोनी ने न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद मेरे लिए जरूरी सामान खरीदा था। हालांकि एक समय में हल्क को अपना सबसे बड़ा संघर्ष बताने वाला बैनर अब मार्वल के चैंपियनों और रहस्यमय नायकों के बीच शांति से खड़ा था, सुरक्षित और सम्मानित। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टोनी ने कंधे उचकाते हुए कहा, मास्टर मोडो द्वारा उस सुनहरे दरवाजे को खोलने के लिए धन्यवाद। मैंने न्यूयॉर्क में सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। एजेंट के जाविस पर नजर रखेगा, इसलिए हम तैयार हैं। चलिए पार करना शुरू करते हैं। वॉन्ग और मोडो ने सहमति में सिर हिलाया। उन सभी के हाथों में जादुई कलाकृतियां थीं, सद्भावना के प्रतीक। वॉन्ग ने कामर ताज के चेहरे का प्रतिनिधित्व करने वाली एक औपचारिक टोपी भेंट की। मालरिक ने सहमति में अंगूठा ऊपर किया। 9 साल तक कामर ताज में काम कर चुके किसी व्यक्ति के लिए कूटनीति और शिष्टाचार में ये सचमुच महारत थी। सब कुछ तैयार है, चलो चलते हैं, मैलरिक ने कहा। उसने गला साफ किया, ये सफर मुश्किल भरा हो सकता है, इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहना। उसने अपनी क्षमता को सक्रिय किया, अपने चारों साथियों पर नजरें जमाईं और वे सभी एक साथ मार्वल यूनिवर्स से निकल गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हॉग्समीड आंगन। हॉगवर्ट्स के प्रांगण के ऊपर घने बादलों ने सूरज को ढक लिया था। प्रोफेसर और छात्र गंभीर भाव से एकत्रित हुए। डंबलडोर का शरीर घास पर पड़ा था, हाथ छाती पर मुड़े हुए थे, चेहरा शांत था, फिर भी उसमें निर्जीवता स्पष्ट झलक रही थी। शोक का भार सब पर था। मैकगोनागल, फ्लिटविक, रॉन, लूना सभी गहरे शोक में डूबे हुए थे। हैरी डंबलडोर के बगल में घुटनों के बल बैठ गया और अपने महान प्रधानाध्यापक के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक 5 आकृतियां आसमान से अजीबोगरीब कलाबाजों की तरह नीचे उतरीं। एक तो गिरते हुए पत्ते की तरह सहजता से नीचे उतरा। बाकी सब लड़खड़ाते हुए, हाथ पैर फैलाए, बेतुके और बेतरतीब ढंग से गिरे। एक मुंह के बल गिरा, दूसरा अपने साथी पर लुढ़क गया। जादुई शक्तियों से प्रभावित शोक संतप्त लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे मंत्रों का जाप करें या हस्तक्षेप करें। डेथ ईटर्स से बच निकलने और डंबलडोर की मृत्यु के साक्षी बनने के बाद वे इतने सदमे में थे कि तुरंत अपनी जादुई छड़ी नहीं निकाल सके। मलबे में से एक व्यक्ति ने टोनी के नितंब पर थप्पड़ मारा। टोनी के पैर अभी भी हवा में थे और एक आवाज हंसी से गूंज उठी। टोनी, तुम्हें लैंडिंग की नई तकनीक सीखने की जरूरत है, किसी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा और एक उपकरण से उसका वीडियो बनाया। हास्य ने शोक के माहौल को हल्का कर दिया, जिससे दर्शकों के बीच बीच में हैरानी भरी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। वे कौन है? मैकगोनागल ने हैरी से फुसफुसाते हुए पूछा। इससे पहले कि वह दोबारा कुछ बोल पाती, हैरी ने कहा, ये वही है, वही जिसे स्नैप के श्राप ने खगोल विज्ञान टावर में मारा था, वह जीवित है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये बिन बुलाए मेहमान अचानक उसकी नजरों में शक्तिशाली जादूगर बन गए। विचित्र जादूगरों में कौशल की कमी होना जरूरी नहीं था। सज्जनों, मैकगोनागल ने कहना शुरू किया। मालरिक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। कृपया प्रतीक्षा करें, मेरे साथी जल्द ही जाग जाएंगे। टोनी कराहते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मोडो, बैनर और वॉन भी उसके पीछे पीछे आए, हर कोई अपने दर्द भरे गाल या नितंब को सहला रहा था। बैनर ने माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिए, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। क्या हम पहुंच गए? टोनी मुस्कुराया और चारों ओर इशारा करते हुए बोला, हम वाकई किसी जादुई जगह पर हैं। कपड़ों से ही सारा फर्क पड़ता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। हमेशा शालीन रहने वाले वॉन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कामरताज के लाइब्रेरियन होने के नाते शिष्टाचार उनके लिए बहुत मायने रखता था। ये प्रमुख राजनयिक मिशन और भी बेहतर हो सकता था। उन्होंने मालरिक की ओर रुख किया और बैनर और मोडो की पैंट पर अपने 43 नंबर के जूते से हल्के से थपथपाते हुए कहा, हम कामरताज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृपया अपनी गरिमा बनाए रखें। बैनर और मोडो एकदम सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। उनका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उनकी शारीरिक मुद्रा सुधर गई थी। मालरिक ने विनम्रतापूर्वक हस्तक्षेप करते हुए वॉन को टोपी जल्दबाजी में पेश करने से रोका। रुको, हमारे मेजबान, श्वेत दानव राजा, अभी भी बेहोश हैं। हमें सही व्यक्ति को टोपी पेश करनी होगी। वॉन कुछ देर सोच विचार में रुका। श्वेत दानव राजा, नाम बहुत भव्य लग रहा था। मेजबान के परिचय के बाद वह कह सकता था, ये हैं सर्वोच्च जादूगर जिन्होंने ओडिन के साथ शतरंज खेला और अनंत काल से संवाद किया। यह ज्यादा कूटनीतिक होता। जब वॉन परिचय के बारे में सोच रहा था, तभी मालरिक हैरी और मृत डंबलडोर के पास पहुंचा। पॉटर, घबराओ मत, मैलरिक ने शांत भाव से कहा। उसने एक सुंदर बोतल निकाली, जो एक साफ तरल से भरी हुई थी, पवित्र ज्यूस झरने का पानी। ये चमकने से पहले ही दमक रहा था। आंगन में सन्नाटा छा गया। कीमती वस्तु, उच्च प्रतिष्ठा का प्रतीक। बिल्कुल वैसा ही जैसा मालरिक चाहता था। मैंने खगोल विज्ञान टावर में डंबलडोर से एक समझौता किया, मैलरिक ने कहा। उसने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके ये सुनिश्चित किया कि कोई दखल न दे। मैंने उनसे कहा, फिर मिलेंगे। वे मान गए। वह डंबलडोर के बगल में घुटनों के बल बैठ गया और बोतल को इस तरह झुकाया कि झरने के साफ पानी की कुछ बूंदें डंबलडोर के होठों पर गिर गईं। चूंकि उसने वादा किया है, इसलिए उसे पूरा करना ही होगा।
मृत्यु में भी उसे लौटकर हमारे समझौते को पूरा करना होगा, इससे पहले कि वह वास्तव में इस दुनिया से विदा हो जाए। मृत्यु का देवता भी उसे रोक नहीं सकता। उसने खाली बोतल डंबलडोर के हाथ में रख दी। कुछ ही क्षणों में प्रधानाध्यापक के चेहरे पर रौनक लौट आई। उन्होंने गहरी सांस ली और डंबलडोर एकदम सीधे बैठ गए, मानो किसी बुरे सपने से जागे हों। भीड़ आश्चर्य से दंग रह गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सब लोग ऐसे घूर रहे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। नहीं, डंबलडोर तो पहले ही मर चुके थे, उन्होंने एक भूत देखा था। घास पर लेटा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे हिला, करवट बदलकर बैठ गया। उसकी आधी झुकी आंखों के नीचे एक स्तब्धता का भाव दिखाई दिया। उसके झुर्रीदार हाथ अविश्वास से कांपते हुए उसकी छाती और चेहरे पर चले गए। उनकी आवाज, जो पहले कर्कश थी, धीरे धीरे तेज होती गई। मुझे तो मर जाना चाहिए था। क्या हुआ, प्रोफेसर डंबलडोर? जैसे ही मेलरिक ने भीड़ पर लगाए गए मानसिक बंधन को हटाया, हैरी पॉटर तेजी से आगे बढ़ा और उस बूढ़े व्यक्ति को गले लगा लिया। आप जीवित हैं? नहीं, आप मर चुके थे, लेकिन अब आप वापस आ गए हैं। हैरी ने हौंकते हुए डंबलडोर के कंधों को पकड़ लिया और अपनी भावनाओं में लगभग घुटते हुए कहा, सच में, तुम ही हो। तुम ठीक हो। डंबलडोर हैरी के लिए सिर्फ एक गुरु से कहीं बढ़कर थे। उसके परिवार के अधिकांश सदस्य वोल्डेमॉर्ट के हाथों मारे जा चुके थे और डंबलडोर उन कुछ गिने चुने लोगों में से एक थे जो उसके पास बचे थे। उसे जीवित और सांस लेते हुए वापस देखकर उसे गहरा सदमा लगा। संयम बनाए रखने के उनके प्रयासों के बावजूद उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डंबलडोर की अब जीवंत हो चुकी आंखों में देखा। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, फिर भी वह केवल रुंधे हुए स्वर में कह सका, ये बहुत अच्छा है। ये वास्तव में बहुत अच्छा है। हैरी, सब ठीक है। अब सब कुछ ठीक है, डंबलडोर ने धीरे से कहा। वे अभी भी थोड़े भ्रमित थे, लेकिन उन्होंने हैरी के आंसू धीरे से पोंछे। उन्होंने लड़के को गले लगाया, फिर चारों ओर देखा और पाया कि प्रोफेसर मैकगोनागल पास ही खड़ी थी। उनके पीछे दर्जनों स्तब्ध छात्र थे। उनके भाव विस्मय से लेकर घोर भ्रम तक थे। कुछ लोग फुसफुसाए, हालांकि सदमे के कारण कुछ ही लोग धीरे से फुसफुसाना भूल पाए। फ्रेड, क्या तुमने देखा? डंबलडोर फिर से जीवित हो उठे। बिल्कुल, मैंने किया। मलिन की कसम। जॉर्ज, तुम्हें क्या लगता है उस आदमी ने, जो सीरियस से भी ज्यादा आकर्षक है, उसे पीने के लिए क्या दिया होगा? चुप रहो। हैरी के सामने सीरियस का जिक्र मत करो। और मुझे लगता है कि वो फेलिक्स फेलिसिस था। फेलिक्स फेलिसिस? क्या उसी ने उसे फिर से जीवित कर दिया? बिल्कुल नहीं, ये तो गोब्लिन वन की ओसी होगी। मैंने इसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा है। तुम्हारा मतलब गोब्लिन वन से है? वही वन जहां मलिन गया था। उनकी अटकलें हर पल और भी बेतुकी होती गईं, और जैसे ही उन्होंने डंबलडोर से मालरिक की ओर देखा, फुसफुसाहट तेज बातचीत में बदल गई। उसने जो कुछ किया था, जो चमत्कार के करीब था, उसके बावजूद मालरिक चुपचाप खड़ा रहा। उसकी शांत उप स्टेटस किसी तरह उस तमाशे से भी अधिक भयावह थी। वह ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता था जो मृत्यु को आदेश दे सकता था और उससे आज्ञा पालन की अपेक्षा कर सकता था। प्रोफेसर मैकगोनागल को अंततः अपनी छड़ी उठानी पड़ी और सोनोरस मंत्र का जाप करना पड़ा। सब लोग चुप हो जाओ। प्रधानाध्यापक ठीक हैं। अंतिम संस्कार रद्द कर दिया गया है। तुरंत अपने छात्रावासों में लौट जाओ। उसने हैग्रिड की ओर मुड़कर कहा, उन्हें वापस ले जाओ और बाद में लौटाओ। हैग्रिड ने अनिच्छा से सिर हिलाया, लेकिन छात्र टस से मज नहीं हुए। खासकर ग्रिफिंडोर के छात्र हॉगवर्ट्स में वर्षों से चले आ रहे सबसे बड़े रहस्य को जानने से चूकना नहीं चाहते थे। एक के बाद एक, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें ये जानने का अधिकार है कि क्या हुआ था, यहाँ तक कि उन्होंने डंबलडोर की पिछली मृत्यु को भी अपने तर्क के औचित्य के रूप में उद्धृत किया। मैकगोनागल ने आह भरी और नर्म पड़ गईं, लेकिन उन्हें सख्ती से याद दिलाया कि वे चुप रहें। लेकिन डंबलडोर को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में, उन्हें छात्रों से दोबारा घिरे रहने में आनंद आ रहा था। मिनवा, एस्ट्रोनॉमी टावर से गिरने के बाद क्या हुआ था? उनकी नजर बीच वाक्य में ही भटक गई। अरे, आप हैं, श्री मैलरिक। वह मैकगोनागल से सवाल करने ही वाला था, लेकिन अब वह उन 5 अपरिचित लोगों की ओर मुड़ गया जो ज्यादातर पृष्ठभूमि में ही रहे थे। टोनी स्टॉक और अन्य लोग, आधुनिक और आकर्षक पोशाक में, शुरू से ही अलग दिख रहे थे, लेकिन डंबलडोर का दिमाग, जो अभी भी अपने पुनरुत्थान से उबर नहीं पाया था, को इस बात को समझने में समय लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। हम फिर मिलेंगे, प्रोफेसर डंबलडोर। हमने कहा था ना कि हम फिर मिलेंगे। मेलरिक ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांधते हुए कहा। डंबलडोर की आंखें सच्चाई का एहसास होने पर सिकुड़ गईं। तो ये तुम ही थे। तुमने ही मुझे वापस लाया, है ना? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, ये मुझे नहीं पता। कुछ नहीं था, मालरिक ने शांत भाव से उत्तर दिया। डंबलडोर ने अपना सिर हिलाया। इसे मामूली नहीं कहा जा सकता। तुमने मुझ पर कोई कीमती चीज इस्तेमाल की, है ना? उसने अपना हाथ खोला, जिसमें एक छोटी सी जेड की बोतल दिखाई दी। मुझे इसमें जादू महसूस हो रहा है। ऐसा औषधि न केवल दुर्लभ है, बल्कि पवित्र भी है। मैं वास्तव में आभारी हूँ। लेकिन मुझ पर इतनी शक्तिशाली चीज का इस्तेमाल करना मुझे व्यर्थ लग रहा है। बूढ़े जादूगर की आवाज थोड़ी कांप रही थी।
वह जानता था कि उस पर एक हॉरक्रक्स का श्राप लगा हुआ है, एक धीमी अपरिहार्य मृत्यु। इसीलिए उसने खगोल विज्ञान टावर में अपनी मृत्यु की व्यवस्था की थी। उसकी मृत्यु वोल्डेमॉर्ट को हराने में मदद करने के लिए किया गया एक रणनीतिक बलिदान था। उसे यकीन नहीं था कि अब वापस आना योजना का हिस्सा था या कुछ ऐसा जो इसे बिगाड़ देगा। मालरिक शांत बने रहे। वह ज़्यूस स्प्रिंग वाटर था। जब तक आत्मा नष्ट नहीं हुई है और शरीर अक्षुण्ण है, तब तक ये किसी को भी वापस जीवित कर सकता है। ऐसा खजाना। डंबलडोर ने बुदबुदाते हुए आदरपूर्वक बोतल को छुआ। इसका इस्तेमाल सबसे अहम लोगों पर ही किया जाना चाहिए, मेलरिक ने सीधे सादे शब्दों में कहा। प्रोफेसर, आपको डेथ ईटर्स के हाथों नहीं मरना चाहिए था। 100 फीट से डंबलडोर की आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, अन्यथा उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए और अधिक जादू की आवश्यकता हो सकती थी। डंबलडोर ने हल्की सी मुस्कान दी और खड़े होते समय हैरी के कंधे पर झुक गए। ऐसा संसाधन, मुझे नहीं लगता कि इसे आसानी से फिर से भरा जा सकता है। हर बार इस्तेमाल करने पर कुछ न कुछ नष्ट हो जाता है। ये बहुत दुख की बात है। इसका इस्तेमाल तो हो ही चुका है, मालरिक ने जवाब दिया। इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पब फ्यूचर एड्स, जो कि तकनीकी रूप से सच था, भले ही मूल स्रोत विशाल था, लेकिन इस्तेमाल की गई हर बूंद ने इसे कम कर दिया। डंबलडोर सीधे खड़े हुए, अब वे पहले से अधिक स्पष्ट थे। मैंने पूछा नहीं, क्या आप जादू मंत्रालय से हैं? वह रुका, फिर हंसते हुए बोला, मुझे माफ करना, शायद आप वही एजेंट हैं जिन्हें गेलेट ने आमंत्रित किया है। मालरिक ने पलकें झपकाईं, क्षण भर के लिए वह अवाक रह गया। पुनर्जीवन के बाद भी डंबलडोर ने हर बात को ग्रिंडेलवाल्ड से ही जोड़ा। बिल्कुल वैसा ही जैसा वे अक्सर करते हैं। नहीं, हम कमर ताज से हैं। हम हॉगवर्ट्स में ज्ञान का आदान प्रदान करने आए हैं, मालरिक ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। कमर ताज। डंबलडोर गूंज उठा। वॉन्ग ने आगे बढ़ते हुए कहा, यह हिमालय में है। हम रहस्यमयी कलाओं का अभ्यास करते हैं। पूज्य मालरिक हमारे सर्वोच्च जादूगर हैं। वॉन्ग ने पहली बार बात की थी, लेकिन उनका समय बिल्कुल सटीक था। वह सर्वोच्च जादूगर को किसी अनजान जादूगर की तरह अपना परिचय देने नहीं देना चाहते थे। सर्वोच्च जादूगर, डंबलडोर ने धीमी आवाज में कहा, उनकी आंखें सोच विचार करते हुए सिकुड़ गईं। हिमालय, प्राचीन रहस्यवादियों का क्षेत्र। मैंने इसके बारे में टुकड़ों में पढ़ा है, लेकिन वहां के किसी व्यक्ति से कभी सीधे नहीं मिला। उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे क्षमा करें, मैं इतना व्यस्त था कि हॉगवर्ट्स के शिक्षकों का परिचय कराना भूल गया। उन्होंने मैकगोनागल की ओर इशारा किया, फिर प्रोफेसर स्लिगहॉर्न और बाकी सभी की ओर इशारा करते हुए संक्षिप्त लेकिन सम्मानजनक परिचय दिया। मालरिक ने टोनी, मोडो, वॉन्ग और ब्रूस का परिचय देकर जवाब दिया। टोनी बीच बीच में अपनी भौहें उठाता था, जाहिर तौर पर उन जादुई ग्रंथों में से कुछ नामों को पहचानता था जिन्हें उसने सरसरी तौर पर पढ़ा था, लेकिन वह चुप रहा, असामान्य रूप से सम्मानजनक। परिचय के बाद कुछ क्षणों का मौन रहा, जिसके बाद डंबलडोर ने दोबारा बोलना शुरू किया। आप लोगों ने बहुत लंबा सफर तय किया है, दोस्तों, और हॉगवर्ट्स आपका स्वागत करता है। लेकिन सच कहूं तो, आप एक काफी अराजक समय में आए हैं। ये बात सही क्यों नहीं लग रही? टोनी ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। उसका लहजा पहले से ज्यादा सहज और आरामदेह हो गया था। तुम अभी अभी मरे हो, या मानो तुमने खुद को कुर्बान कर दिया। इसका मतलब है कि कोई गंभीर खतरा है ना? वह थोड़ा पीछे झुक गया और मन ही मन सोचने लगा। अगर किसी ने श्वेत दानव राजा को मार डाला, तो हम जिससे भी निपट रहे हैं वह निश्चित रूप से बेहद शक्तिशाली होगा। चूंकि वह श्वेत दानव राजा का विपरीत है, तो क्या वह काला दानव राजा होगा? टोनी अचानक सोच में डूब गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही उसने व्हाइट डेमन किंग कहा, माहौल में कितना अजीब बदलाव आ गया। आसपास के सभी प्रोफेसर इस शब्द को सुनकर चौंक गए। मालरिक ने जोर से गला साफ किया, जिससे बातचीत में बाधा उत्पन्न हुई। वह उपनाम निजी तौर पर तो ठीक हो सकता है, लेकिन उसे इस तरह जोर से बोलना बिल्कुल भी आधा सव पे बड़ी ई की मात्रा टास्क नहीं है। वोल्डेमॉर्ट ही है ना? मेलरिक ने शांत भाव से कहा, उसकी निगाहें डंबलडोर की ओर घूमी। वह लौट आया है। डेथ ईटर्स एक बार फिर ब्रिटेन में तबाही मचा रहे हैं। डंबलडोर ने उस द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेट पूर्ण उपनाम को स्वीकार न करने का विकल्प चुना और गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, एक बार फिर, हमारी दुनिया उसके अंधकार की शैडो में घिरी हुई है। हॉगवर्ट्स भी अब सुरक्षित नहीं है। उसने समूह पर एक नजर डाली। मेरी सलाह है, यहाँ लौटने से पहले इस तूफान के थमने का इंतजार करें। जब शांति बहाल हो जाएगी, तो हम आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे, और हर जादूगर आपका स्वागत करने के लिए अपने सबसे बेहतरीन वस्त्र पहनेगा। टोनी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तो, तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम उसे हरा सकते हो? डंबलडोर की दाढ़ी में हल्की सी हलचल हुई, उनके होठों के किनारों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यही वह सवाल था जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। मुझे खेद है कि नहीं, उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया। जैसा कि आपने देखा, अगर आज रात मेलरिक ने हस्तक्षेप न किया होता, तो मैं मिट्टी में मिल गया होता। वोल्डेमॉर्ट की शक्ति और भी बढ़ गई है। उसने एक थकी हुई आह भरी।
उसका प्रभाव बहुत गहरा है। लगभग हर शुद्ध रक्त वाले परिवार के उसके अनुयायियों से संबंध हैं। ये युद्ध नहीं होगा, ये नरसंहार होगा। अब मुझे दूसरा जीवन मिला है, मैं बस प्रतिरोध में खड़ा रह सकता हूँ जब तक मृत्यु मुझे फिर से न बुला ले। डंबलडोर की आवाज शांत होते हुए भी गहरे दुख से भरी थी। उन्होंने वोल्डेमॉर्ट की क्रूरता और डेथ ईटर्स के आतंक का वर्णन बड़ी ही शांत भाव से किया। उनकी बातों में कोई दिखावा नहीं था, बस वास्तविकता का गहरा बोझ था। उनके शब्दों ने सभी को झकझोर दिया। यहाँ तक कि टोनी भी चुपचाप घूरता रह गया। उसे महसूस हो रहा था कि डंबलडोर के लहजे में सिर्फ चेतावनी से कहीं अधिक कुछ छिपा हुआ है। पास ही खड़े मोडो, वॉन्ग और बैनर स्पष्ट रूप से प्रभावित हुए। उनके न्याय की भावना भड़क उठी। लेकिन मालरिक ने बस अपनी बाहें मोड़ लीं और सिर हिला दिया, मानो वह प्रभावित ही न हुआ हो। क्या वे वाकई इस बूढ़े आदमी की असलियत नहीं समझ पाए? ग्रिंडेलवाल्ड के जमाने से ही डंबलडोर एक माहिर जोड़ तोड़ करने वाला व्यक्ति था। टोनी के परदादा के जन्म से भी पहले से वह लोगों की जिंदगियों और राजनीति के साथ शतरंज खेलता आ रहा था। मालरिक ने आह भरी, डंबलडोर, आप हमसे मदद मांग रहे हैं, है ना? बूढ़ा जादूगर मालरिक की सीधी बात देखकर अचंभित रह गया और पलकें झपकाईं। लेकिन अब दिखावा करने का कोई कारण न देखकर उसने सिर हिला दिया। हाँ, मालरिक, मैं तुम्हारी ताकत को महसूस कर सकता हूँ। अगर तुम हमारी मदद करोगे, तो मुझे विश्वास है कि इस युद्ध में हमारे जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। मालरिक ने हल्के से सिर हिलाया। अगर आपको मदद चाहिए, तो पूछिए। बात को घुमा फिराकर मत कहिए। हम मन की बात जानने वाले नहीं हैं। डंबलडोर की तीखी, धुंधली निगाहें मालरिक पर टिक गईं। तो, तुम्हारा जवाब क्या है? मालरिक ने जादूगर के कंधे पर हाथ रखा। वोल्डेमॉर्ट, धिक्कार है, वह तो युद्ध के लायक भी नहीं है। चलिए, पहले हम उसका ख्याल रख लेते हैं, फिर हम आपके जादुई संसाधनों के बारे में बात करेंगे, जैसे, मान लीजिए, आपकी लाइब्रेरी तक पूरी पहुंच। डंबलडोर की भौहें तन गईं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जादू को खुलकर साझा किया जाना चाहिए और अच्छे तस्कों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो अब, दूर से आए सम्मानित अतिथियों, क्या हम अंदर चलें? हॉगवर्ट्स में रात्रिभोज का अनुभव अवश्य करना चाहिए। मैकगोनागल और अन्य लोग, जो चुपचाप देख रहे थे, उस टिप्पणी पर मुस्कुराए। उन्होंने छात्रों को महल की ओर ले जाना शुरू किया। लेकिन मैलरिक ने धीरे से डंबलडोर का हाथ हटा दिया। रात के खाने का समय नहीं है। किसी के कुछ कहने से पहले ही उसने डंबलडोर का चोला पकड़ा और हवा में उड़ गया। वोल्डेमॉर्ट से निपटने का यही सबसे अच्छा समय है। दोनों मैदानों को पार करते हुए महल की दीवारों के बाहर खुले लॉन की ओर उड़ गए। प्रोफेसर और छात्र अचंभित होकर पलकें झपकाते रह गए, फिर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े और बड़ी संख्या में प्रांगण से बाहर निकल आए। टोनी ने अपना कवच सक्रिय किया और वॉन्ग और मोडो को लेकर ऊपर उड़ गया। बैनर उसकी पीठ पर था। नीचे मौजूद भीड़ ने विस्मय से देखा कि वे महल के बाहर मालरिक से मिल गए। मेलिक, डंबलडोर ने उत्सुक लेकिन शांत स्वर में पूछा, तुम वास्तव में क्या योजना बना रहे हो? वोल्डेमॉर्ट से निपटने के लिए, मालरिक ने आंखें सिकुड़ते हुए जवाब दिया। ये जगह एकदम सही है। उसने अपनी उन्नत दृष्टि से जादुई दुनिया का अवलोकन किया, जो सोर्सविल द्वारा उन्नत की गई थी। इसकी स्थानिक अट्रिब्यूटों के कारण, जादुई अवरोध उसके लिए अर्थहीन थे। कुछ भी छिप नहीं सकता था। मुझे याद है, वोल्डेमॉर्ट को मारने के लिए, आपको होरक्रक्स को नष्ट करना होगा, है ना? उसकी आत्मा के अंश भौतिक वस्तुओं में समाहित हैं। जब तक वे सभी नष्ट नहीं हो जाते, तब तक वह वास्तव में मर नहीं सकता। अचानक, मालरिक ने अपना हाथ उठाया और हवा में एक वृत्त बनाया। डंबलडोर स्तब्ध होकर देखता रह गया। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये किस तरह का जादू है? उनके सामने ऊर्जा से जगमगाता हुआ एक चमकीला सुनहरा द्वार प्रकट हुआ। यही तो आवश्यकता का कमरा है, डंबलडोर ने अविश्वास से फुसफुसाते हुए कहा, और उस जगह को तुरंत पहचान लिया। पोर्टल का जादू, मेलरिक ने लापरवाही से कहा। यह एक रहस्यमयी कला है, जैसे कि ऑपरेशन, लेकिन ये स्थानों को सीधे जोड़ती है। उसने हाथ डालकर एक पुराना, जर्जर मुकुट बाहर निकाला। ये रेवेनक्लॉ का मुकुट है, वोल्डेमॉर्ट के हॉरक्रिक्स में से एक। डंबलडोर की आंखें चौड़ी हो गईं। वह आगे बढ़े और उसे उठा लिया। तुरंत ही उन्हें उससे निकलने वाली काली आत्मा की आभा का एहसास हुआ। उसने ठीक समय पर ऊपर देखा और मालरिक को अपने दोनों हाथों से दो और पोर्टल बनाते हुए देखा। एक दरवाजा ग्रिंगोट्स के खजाने से भरे तहखाने में खुलता था। दूसरा रास्ता धूल भरे ब्लैक परिवार के घर की ओर जाता था, जहां एक चौंका हुआ ग्रह बौना क्रीचर सदमे से जमकर खड़ा था। इससे पहले कि क्रीचर विरोध में कुछ कह पाता, मेलरिक ने दोनों हाथ बढ़ा दिए, उसका बायां हाथ एक चमकदार प्याला पकड़ने के लिए, और दायां हाथ क्रीचर के बगल में एक शेल्फ से एक लॉकेट छीनने के लिए। क्रीचर गुस्से से चीख उठा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मालरिक ने हाथ हिलाया और अपनी कलाई के एक झटके से दोनों पोर्टल बंद कर दिए। उसने दोनों वस्तुओं को मुकुट के बगल में जमीन पर फेंक दिया। स्लीथेरिन का लॉकेट, हफलपफ का कप, दो और हॉरक्रक्स। डंबलडोर पूरी तरह से अवाक होकर देखता रहा। आखिर वह और क्या कह सकता था?
हाल ही में हैरी की मदद से डंबलडोर ने केवल इस बात की पुष्टि की थी कि वोल्डेमॉर्ट ने 7 हॉरक्रक्स बनाए थे, जिनमें से एक हैरी खुद था। लेकिन हॉरक्रक्स की संख्या जानना एक बात थी, उन्हें ढूंढना दूसरी बात। डंबलडोर ने वर्षों व्यर्थ ही बिताए थे, और अब मेलरिक के आने के कुछ ही मिनटों के भीतर 3 हॉरक्रक्स बरामद हो चुके थे। अगर डंबलडोर में शिष्टाचार कम होता तो शायद वह जोर से गाली दे देता। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि यह जादू चीजें चुराने के लिए एकदम सही है। टोनी ने बैनर को कोहनी से धक्का देते हुए चुटकी ली। बैनर ने अपना सिर खुजाया। हाँ, लेकिन यह वास्तव में उपयोगी लगता है। मैं भी यह मंत्र सीखना चाहूंगा। पास ही में मोडो और वॉन्ग ने गंभीरता से एक दूसरे को देखा, उनकी भौहें तन गई थीं। कुछ गड़बड़ है, मोडो ने बुदबुदाते हुए कहा। मैं अब किसी अन्य आयाम से शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। रहस्यमय कलाओं के उस्तादों के लिए आयामी ऊर्जा को प्रवाहित करने में असमर्थ होने का मतलब था कि वे शक्तिहीन थे, आम नागरिक के स्तर के। यहाँ कोई जादू हमें रोक रहा होगा, वॉन्ग ने तर्क दिया। लेकिन मेलरिक की शक्ति इसे सीधे भेद रही है, इसलिए वह अभी भी मिस्टिक पोर्टल मंत्र का उपयोग कर सकता है। इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है, मोडो ने सोचते हुए आंखें सिकुड़ते हुए जवाब दिया। इसी बीच मेलरिक ने अचंभित डंबलडोर से रेवेनक्लाव का मुकुट छीन लिया और उसे लॉकेट और प्याले के साथ जमीन पर गिरा दिया। अपने सदमे से बाहर आते हुए डंबलडोर ने कहा, लॉर्ड मेलरिक, हॉरक्रक्स को नष्ट करने के लिए हमें ग्रिफिंडोर की तलवार चाहिए। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक मैं। कोई जरूरत नहीं, मालरिक ने बीच में ही टोकते हुए हाथ उठाया। मुझे आत्मा के जादू में थोड़ी विशेषज्ञता है। यह मुश्किल नहीं होगा। उसने अपनी उंगलियों से एक चिन्ह बनाया और एक ऐसी चमकदार शक्ति का प्रयोग किया जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी लग रही थी। सुनहरी ऊर्जा हवा में झिलमिला उठी और हॉरक्रक्स पर बरस पड़ी। लगभग तुरंत ही पीड़ा से व्याकुल आत्माओं की चीखों से भरी हुई घनी काली धुंध उनसे फूट पड़ी। हवा में 3 विकृत खोपड़ियां बनने लगी, लेकिन वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाईं। मालरिक ने अपने हाथों में प्रतीक चिन्ह को समायोजित किया, जिससे सुनहरी रोशनी इतनी तीव्र हो गई कि लगभग पूरा आंगन जगमगा उठा। उस प्रचंड चमक के नीचे खोपड़ियां हवा में उड़ती ऐश की तरह बिखर गईं। कुछ ही सेकंडों में उनके विलाप की धुंधली गूंज के अलावा और कुछ नहीं बचा था। हो गया, मालरिक ने शांत भाव से कहा और मुकुट, लॉकेट और प्याले की ओर इशारा किया, जो अब अछूते खजानों की तरह चमक रहे थे। हॉरक्रक्स को शुद्ध कर दिया गया है। उनके मूल स्वरूप बहाल कर दिए गए हैं। आप उन्हें वापस ले जा सकते हैं। डंबलडोर कांपते हाथों से उन कलाकृतियों को पकड़े हुए जम से गए। उन्होंने आत्मा के जादू का इतना शक्तिशाली प्रयोग कभी नहीं देखा था, सैद्धांतिक रूप से भी नहीं। वहीं दूसरी ओर मेलरिक को हॉगवर्ट्स के ऐतिहासिक अवशेषों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नज़र असली शक्ति वाली कलाकृतियों पर थी, जैसे कि प्राचीन शीतकाल का ताबूत, जो पूरी दुनिया को जमा देने की क्षमता रखता था। फिलहाल उसके लिए पुनरुत्थान पत्थर या समय परिवर्तक जैसी अमूर्त वस्तुएं ही मायने रखती थीं। अभी भी 2 हॉरक्रक्स बचे हैं, मालरिक ने अपनी उंगलियों से प्याले पर थपथपाते हुए कहा। डंबलडोर हिचकिचाए। वे जानते थे कि एक शक्ति अभी भी वोल्डेमॉर्ट के पास थी, लेकिन दूसरी शक्ति हैरी के भीतर मौजूद थी। उनकी पिछली रणनीति में हैरी को जानबूझकर खतरे में डालना शामिल था, जिसमें लिली के बलिदानपूर्ण संरक्षण पर भरोसा किया गया था ताकि वोल्डेमॉर्ट अनजाने में हैरी को मारे बिना हॉरक्रक्स के टुकड़े को नष्ट कर दे। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन एक समय उन्हें लगता था कि यह आवश्यक था। अब उन्हें उम्मीद थी कि मालरिक एक बेहतर समाधान पेश कर सकते हैं। एक वोल्डेमॉर्ट के साथ है, दूसरा हैरी पॉटर है, मेलरिक ने आगे कहा। डंबलडोर ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं हैरी को फोन करूंगा। तब तक आंगन जिज्ञासु छात्रों और गुरुओं से भर चुका था। सभी प्रवेश द्वार पर एकत्रित होकर फुसफुसा रहे थे और देख रहे थे। हैरी, इधर आओ, डंबलडोर ने पुकारा। हैरी असमंजस में था और उसने अपना चश्मा ठीक किया। रॉन ने उसे आगे की ओर धक्का दिया और वह जल्दी से आगे बढ़ गया। प्रोफेसर, हैरी ने हौंकते हुए कहा। डंबलडोर ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर भावनाओं का गहरा असर था। हैरी, हम हॉरक्रक्स की तलाश कर रहे हैं। और मुझे माफ करना, एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है। हैरी के चेहरे पर सतर्कता के भाव आ गए। क्या बात है, महोदय? देखो, हैरी, तुम जरा रुकिए, मालरिक ने उनके बीच में आकर कहा। प्रोफेसर डंबलडोर, आप यहाँ आखिर करना क्या चाहते हैं? इतना सारा नाटक क्यों? मैं उसे स्टेटस समझा रहा था, डंबलडोर ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया। हैरी ठीक रहेगा, मेलरिक ने सीधे सीधे कहा। मेरी आत्मा की जादुई शक्ति मेरे बड़े भाई की दिशा बोध से कहीं अधिक भरोसेमंद है। उसे पहले से ही इसका अंदाजा था। एक और अतिरंजित नाटकीय घटनाक्रम। डंबलडोर भावुक होकर दर्दनाक सच्चाई कबूल करेंगे। हैरी सदमे और दिल टूटने के साथ भाग जाएगा। फिर समय, समर्थन और एक दिल को छू लेने वाले संगीत के साथ, वह अपने फेट को स्वीकार करेगा और एक नायक बनकर लौटेगा। मालरिक में इतना धैर्य नहीं था। बिना किसी चेतावनी के उसने हैरी के माथे पर थपथपाया। क्या क्या हो रहा है? हैरी की आत्मा उसके शरीर से अलग होकर जमीन के ऊपर असमंजस की स्टेटस में मंडरा रही थी।
फिर मेलरिक ने सीधे हैरी की आत्मा में प्रवेश किया और अभ्यासपूर्ण सटीकता के साथ एक और आत्मा का एक भयानक विकृत टुकड़ा बाहर निकाला, शिशु जैसा और विकृत, बिना नाक के हो गया, मालरिक ने लापरवाही से कहा और हैरी की आत्मा को उसके शरीर में वापस डाल दिया। उसने विकृत टुकड़े को डंबलडोर को दिखाने के लिए ऊपर उठाया। देखो, वोल्डेमॉर्ट, यह इतना मुश्किल नहीं था। इस सारी भावनात्मक तैयारी की कोई जरूरत नहीं थी। डंबलडोर ने पलकें झपकाईं। ये जादू। वह झुककर उस टुकड़े को ध्यान से देखने लगा। फिर उसने अचंभित होकर सिर हिलाया। ये टॉम ही है, इसमें कोई शक नहीं। मालरिक की हथेली बालथक्का के बोल्ट की ऊर्जा से प्रज्वलित हो गई और आत्मा का टुकड़ा चकनाचूर होकर कुछ भी नहीं रह गया। बहुत बढ़िया, अब केवल वोल्डेमॉर्ट ही बचा है, साथ ही वह आखिरी हॉरक्रक्स भी जिसे वह अपने पास रखता है। लॉर्ड मेलरिक, आपका अगला कदम क्या है? आप सचमुच कुछ सोच तो नहीं रहे हैं? हाँ, मेलरिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इसे खत्म कर रहे हैं। अगर आप अंधकार को रोकना चाहते हैं, तो आपको उस व्यक्ति को हटाना होगा जो उस पर राज करता है। हम वोल्डेमॉर्ट के पीछे जा रहे हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।